खैर और शर की कशाकश और कशमकश आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है और ता सुबह क़यामत तक जारी रहनी है। जो मजहब से जितना करीब होगा वो उतना बड़ा है नहीं। ये दो चीजें जमा है, एक इस्लामी टच भी है, वो इस्लामी रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करने का, और साथ इसके अंदर ये नेशनलिज्म का जज्बा भी था। ताजिकिस्तान, अजरबैजान, उसकी सरहद के ऊपर जितने भी ममालिक, उनसे आगे ईरान बराह रास्त उनसे मुंसलिक था। ईरान तो बहाना है और पाकिस्तान निशाना है, लेकिन ये दोनों निशाने अचीव करने के बाद असल निशाना सऊदी अरब है। एयर डोमिनेंस भी जो है ना अब इसराइल की वो नहीं रही, जिसको वो कह रहे थे कि खित्ते में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका की हुक्मरानी पूरी दुनिया पर तसल्लुत, ये था। रात 3 बजे उनका पहला अटैक हुआ है। ये अटैक जो है वो पिछले 35 साल से इंटेलिजेंस की जितनी कैपेसिटी थी उसको मिला के ये अटैक किया गया है। क्योंकि ये जिस तरह का इंडिया का गुस्सा जाहिर हुआ है ना, उससे पता लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग फेल हुई है। इसराइल को मुस्तकबिल में आपको बैकआउट होता हुआ नजर आएगा, या इसराइल के अंदर एक खाना जंगी की कैफियत जो है ना वो देखने को नजर आ सकती है। इन दो में से एक नहीं रहना, या ईरान की ये रजीम गई या फिर इसराइल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किरा व तबसरा में आज अहम इशू तो हमारे सामने ईरान और इसराइल जंग का ही है। पाकिस्तान और भारत की जंग के अभी बादल छटे नहीं थे कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का, ईरान, उसके ऊपर इसराइल ने एक जारहाना हमला किया और उसमें उनका जो आर्मी के सरबराह थे और इसी तरह पासदारान इनकलाब उनके सरबराह थे, दोनों जो है वो मारे गए उस हमले में। और इसी तरह 5 हलाकतें उनके साइंसदान जो सीनियर साइंटिस्ट थे उनकी हुई। इसके अलावा भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के अंदर ईरान का एक अहम किरदार रहा भी है। और अभी मशरिक़ वस्ता में क्योंकि हम इसराइल और फ़लस्तीन जंग को काफ़ी डिस्कस करते रहे हैं, तो ईरान का जो हालिया तनाज़ा है इसकी क्या इम्प्लिकेशंस आएंगी और इसकी क्या सूरत हाल बनेगी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्योंकि एक नेबर कंट्री है, पाकिस्तान का हालिया भारत के साथ चपकलिश अभी जारी ही है, ये कशमकश तो अभी चल ही रही है। इसके अंदर एक ये नया तनाज़ा और उस तनाज़े के पीछे जो कुव्वतें हैं वो आलमी वही कुव्वतें हैं जिसमें सहूनी ताकत है इसराइल की और उसके पीछे जो उनकी आलमी ताकतों की अशरबाद है। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे ख़ास तौर पे एंड्स ऑफ टाइम के हवाले से, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी चल रही हैं और बार बार हमारे मौजू में ये बात शामिल हाल थी या आती रही है कि इस खित्ते के अंदर ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं उस ब्लॉक्स की जो अल्टीमेट नतीजा निकलेगा वो बड़े तसादुम का निकलेगा, या जिसे आप तीसरी आलमी जंग कहते हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं खालिद साहब से करते हैं। खालिद साहब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जब मुल्क बन गए और मुल्कों ने हासिल कर ली जोहरी ताकत, एटमी ताकत, तो और फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का बन जाना, तो पहला सवाल मेरा यही है कि उस टाइम मतलब एक तासुर ये फैल गया था कि अब जंगें नहीं होंगी, लेकिन ये तो पे दर पे एक जंग के बाद दूसरी जंग के बाद तीसरी जंग, और जंगों की नोयत जिस तरह बदल गई है, जैसे मिसाइल पाकिस्तान और इंडिया का भी हमने देखा और यहाँ पे भी देखा, और कल से फिर वो एक खबर चलना शुरू हो गई है और इसमें बड़े बयानात भी आ रहे हैं और वो एटमी जंग की वाली बात आ रही है। तो जंगें, हम तो ये समझ रहे थे कि ये जो सदी है इसमें जंगें नहीं होंगी इन सारी कुव्वतों के साथ, कि दोनों तरफ जो हैं वो एटमी सलाहियत है और बड़े होलनाक हथियार हैं, लेकिन जंग तो आ रही है सामने। नहीं, हम तो नहीं समझ रहे थे कि जंगें नहीं होंगी, लोग ये समझ रहे थे कि आमतौर पे दुनिया में ये तासुर था कि जंगें नहीं होंगी। हम तो वार्न करते रहे कि जंगें होंगी, और उस वक्त हमारी बात को समझा जाता था कॉन्स्पिरेसी में, और ये कि वो जैसे आम मजहबी लोग जिस तरह, ज़ाहिर है अब तो मज़हब भी एक बदनामी का वो बन गया हुआ है ना, समझदार लोग तो उसे कोई अहमियत नहीं देते, वो एक ओल्ड फैशन के अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में, वो सूरत हाल है। तो मसला ये असल में कि देखें, दो बातें हैं कि जंगों में हमेशा नए से नए हथियार इस्तेमाल होते आए हैं। सरप्राइज़ का जो फैक्टर होता है ना वो बहुत अहम होता है कि आपका दुश्मन आपके हथियारों से वाकिफ़ न हो, उसने तैयारी किसी और हिसाब से की हो, आप किसी और हिसाब से उसके ऊपर हमलावर हो जाएं। इसी वजह से नए सोफिस्टिकेटेड हथियार बनते रहे हैं, हमेशा बनते रहे, और अब भी बनेंगे। अभी जितने हमने देखे इससे ज़्यादा भी देखेंगे। आप अगर देखें तो हमने पहली दफ़ा जो है ना वो स्कड मिसाइल का नाम सुना था जब सद्दाम हुसैन ने उनका वो किया था, और उसी मौके पर जो है ना वो अमेरिका के B-52 बम्बार का नाम हमने सुना था कि वो भी कुछ जहाज़ होता है, ठीक है, और कारपेट बम्बारी का लफ्ज़ भी पहली दफ़ा सुना था कम अज़ कम मैंने तो। अच्छा, उसके बाद ये है कि
फिर हमने डेजी कटर का सुना, हेलफायर का सुना, मतलब नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। ड्रोन तो फिर बिल्कुल अभी रिसेंट पास्ट में हमने सुना है कि ये भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, उनका भी ये वाला इस्तेमाल तो हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से सुना था कि जी वो थोड़ी सर्विलियंस भी करते हैं और कुछ टारगेटेड जो जगह हैं उनके ऊपर जो है ना कोई मिसाइल भी फायर कर देते हैं। लेकिन यह कि जिस तरह मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ अब इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं, आर्मीनिया की जंग से ये ज़्यादा शुरू हुआ जब टैंकों की पूरी जो है ना उन्होंने लाइनों की लाइनें तबाह कर दी ड्रोन्स की मदद से। तो ये एक अहम फैक्टर का इजाफा हो गया। अब वो पाकिस्तान ने कोई नया ही काम शुरू किया है, वो तो अभी दुनिया भी सोच रही है कि ये क्या हुआ है जी, यानी दुनिया हैरान है ना, सिर्फ इंडिया हैरान नहीं है, दुनिया हैरान है। तो कहते हैं कि ये वाली कोई बस 2-3 मुल्कों में ही और ये टेक्नोलॉजी है। अब ज़ाहिर है इसराइल भी एक यानी वो रिकग्नाइज्ड और बाकायदा मुसल्लमा तौर पर तो उसके हथियार नहीं हैं दुनिया में मारूफ, लेकिन आप ये समझें कि जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है वो इसराइल की भी टेक्नोलॉजी है, उसको आप यानी अमेरिका के बराबर ही रखें कि वो अमेरिका उसे वो वाली मदद देते हैं जो उसके अपने पास है। तो इस एतबार से मतलब हर जंग में आप नया से नया देखेंगे, दुश्मन को सरप्राइज़ देने के लिए, मुकाबिल जो ताकत होती है उसे सरप्राइज़ देने के लिए दोनों तरफ से ये चीज़ होती है। तो ये नया होना तो कोई अजीब बात नहीं है। जंग होना लोग ये समझते थे कि अमन हो गया, UNO कायम हो गई है, तो ये अमन वो हमने तो कभी नहीं समझा। उसकी एक ख़ास वजह है कि जो इंतज़ाम किया गया था वो असल में यूरोपीय अक़वाम के बाहम अमन के लिए किया गया था। सही। इसका बेनिफिशरी मुसलमान नहीं थे। ये गलतफहमी थी कि जब हमने ये समझा कि जब ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है तो मैं भी ह्यूमन हूँ मुस्लिम होने की हैसियत से, तो वो राइट्स मेरे भी हैं। आपने देखा वो राइट्स आपके नहीं हैं। जो राइट्स एक फ्रेंच के हैं, एक ब्रिटिशर के हैं, एक इजरायली के हैं, वो राइट एक सऊदी के, एक ईरानी के, एक पाकिस्तानी के नहीं समझे जाते। ठीक है, उस पर कोई सलामती कौंसिल को तकलीफ़ नहीं होती। यानी ह्यूमन राइट्स का मतलब अब तो ये हो गया कि स्पेशल राइट्स। तो इस एतबार से वो जो भी आप देखें ना UNO की जो कुछ भी था, वो 5 जो ममालिक थे वीटो पावर रखने वाले, वो उनके लिए UN उनकी बरादरी थी, बाकी उनके कमी कारी है। और सबसे जो शुदर और आखिरी जो कास्ट उस अक़वाम आलम में उन नज़र में थी वो मुसलमान है। वजह क्या है? जो हमारे दानिश्वर भी, हमारे आम पढ़े लिखे मुसलमान, दीन से मोहब्बत रखने वाले मुसलमान भी, जिसे नहीं सामने रखते, जो उनके जहनों से निकल जाती है, वो ये कि ये कायनात जिसने बनाई है ना, उसने दुनिया के ऊपर जो एक रखा है इम्तिहान, तो ये खैर और शर की कशाकश और कशमकश आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है और ता सुबह क़यामत तक जारी रहनी है। ये मारकाए हक़ व बातिल और सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़। ये एक यानी एक ऐसा फैक्ट है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये इंसान की सरिश्त है कि वो लड़ता है। यही तो फरिश्तों ने कहा था, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। तो आदमी ना खाना छोड़ सकता है, अर्ज टू पोजेस उसके अंदर से ख़त्म नहीं हो सकती, अर्ज टू डोमिनेट ख़त्म नहीं हो सकती, तो फिर लड़ाई कैसे ख़त्म हो सकती है? ठीक है, तो लड़ाई तो रहेगी। ये तो खाम ख्याल ही है कि लड़ाई नहीं होगी। हाँ, जो बहुत ज़्यादा महज़ब हो जाए वो कहेंगे यार लड़ते नहीं हैं, बैठ के तय कर लेंगे। और हम यानी ज़ाहिर है जो आपको पता है अनपढ़ लोग होते हैं वो ज़्यादा लड़ते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो बैठ के फ़ैसला कर लेते हैं मेज़ के ऊपर। आखिर में तो फ़ैसला मुज़ाकरात ही से होता है ना। तो लेकिन ये कि मुसलमानों के मामले में ये उसूल नहीं है। लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि आपको बाई डिज़ाइन 58 मुल्कों में तकसीम किया गया। ये लड़ाई थी, ये जंग थी जो आपके 58 मुल्क बने। ये जंग थी जो सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ अरबों को बगावत पर उकसाया गया है। और ये आगे जाकर ये समझा गया कि जी ठीक है हमारी बादशाहतें चलती रहेंगी, ये गलत समझा गया है। एक बड़ा मंसूबा है, चल रहा है, और उस मंसूबे में दीन को मिटाना शामिल है। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम, कुरान कह रहा है। ये किसी दानिश्वर की बात नहीं है। वो चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। जो भी ईवल फोर्सेस जिन्हें कहा जाए, जो देखें ये मसला ये है कि ईवल फोर्स में मेरा नुक्ता नज़र कोई और होगा, दूसरे का कोई और होगा। अमेरिका के नज़र में ईरान होगा, मेरी नज़र में इसराइल होगा। ये फ़र्क है ना। लेकिन ईवल फोर्स का इनकार तो नहीं है ना, कोई शैतानी ताकत मौजूद तो होती है। अब एंटी क्राइस्ट उनकी नज़र में मुसलमान कोई होगा,
तो हमारी नज़र में जो है ना वो यहूदी होगा। ठीक, अबू जहल ने कहा था योम फुरकान, तो अबू जहल ने कहा था योमुल फुरकान। तो ये तो असल में वो जो एक बात और भी कही जाती है कि ये जो हुर्रियत पसंद होते हैं उनका जो हीरो होता है, तो वो जो जाबिर कौम होती है वो उसका दहशतगर्द होता है। तो ये तो देखने एंगल का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक ही बंदा, एक कौम का हीरो, दूसरी कौम का मुजरिम, टेररिस्ट। तो अब इस रोशनी में जब आप देखेंगे तो ये एक एक करके देखें, पहले तोड़ा गया, अलग-अलग किया गया, वक्त लिया गया अपना जो भी वो था, फिर एक एक को निशाना बनाया गया, निशान इबरत बनाया गया। जोड़ने की जिसने कोशिश की उस शख्स को भी निशान इबरत बनाया गया। आप ये देखें ना, मुसलमान आज़ाद हुए जब, तो उसके बाद जो बड़ी कोशिश हुई है ना, ख़तरनाक कोशिश उस ईवल फोर्सेस के नुक्ते नज़र से, वो जो लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, भुट्टो ने मुनक्कद करवाई थी, उसमें ज़ाहिर है शाह फैसल का भी किरदार था, सद्दाम हुसैन भी वो उस वक्त था, ये और भी जो भी थे, सबका क्या अंजाम हुआ? शाह फैसल को भतीजे ने गोली मार दी। तो ये यानी आपको अलहदा बाई डिज़ाइन रखा गया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप जरा चलें इस चीज़ को देख लें भाई, नवाज शरीफ की 93 में गवर्नमेंट क्यों गई थी, जो मोटरवे बनाई थी। अब वो उसे ये जो 9 आज़ाद रियासतें थीं रूस से, उधर ले मावरा नहर लेके जाना चाह रहा था। ये मंसूबा यूरोप को, अमेरिका को बिल्कुल गवारा नहीं था कि ये कनेक्ट हो जाए, ये कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बाय डिज़ाइन है सारी तकसीम। अब उन्होंने सबको निशाना बना लिया है। आखिरी रेजिस्टेंस उनकी नज़र में 2 रह गई है ना, साफ खुल के वो कहना शुरू हो गया ना, कौन? नेतन्याहू, कि इसराइल के बाद पाकिस्तान का नंबर है। तो अब तो सबकी आंखें खुल गई हैं, यानी अब तुर्की की भी खुल गई हैं, सऊदी अरब की भी खुल गई हैं, ईरान की भी खुल गई हैं। ये लड़ लिए आपस में जितना लड़ चुकते थे, लड़ सकते थे, अब आंखें खुल गई हैं। क्यों? कि वो बिल्कुल उरियाँ होकर सामने आ गए। अब वो धोखे का दौर ख़त्म हो गया, अब तो बिल्कुल हक़ाइक़ सामने आ गए हुए हैं। तो इस वजह से अब आप देखें कि मसला क्या है, ईरान को फतह करना नहीं, ईरान को न्यूट्रलाइज़ करना मकसूद है। पाकिस्तान को फतह करना नहीं, पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज़ करना मकसूद है। क्यों? ये अहम तरीन बात है कि जो मशरिक़ वुस्ता का नया नक्शा बनाना है, जिसमें मदीना मुनव्वरा ने भी नाउज़ुबिल्लाह इसराइल में शामिल होना है, मक्का भी उसमें शामिल है, और भी बहुत से ऐसे मकामात मुक़द्दसा हैं, उससे पहले इन ममालिक को न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी है जिनके अंदर कोई भी जान है। तो वैसे तो हम आज ये कह सकते हैं कि भाई ये ईरान तो बहाना है और पाकिस्तान निशाना है, लेकिन ये दोनों निशाने अचीव करने के बाद असल निशाना सऊदी अरब है, मकामात मुक़द्दसा हैं। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो ये कैसे रुक सकती है लड़ाई। और अगर आप इस्लाम के नुक्ते नज़र से, शरीयत के, दीन के नुक्ते नज़र से देखें तो अहादीस में तो पूरे चैप्टर हैं बाबुल फितन के उन्वान से, और ये कि अल-मलखमतुल कुबरा और अल-मलखमतुल उज़्मा, इन उन्वानात के साथ आखिरी दौर की जंगों का जिक्र है। तो वो हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। तो ये इसलिए मैंने थोड़ी वजाहत कर दी कि ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं होनी थी और अचानक शुरू हो गई, बल्कि ये तो गोया इस सफ़र का लाजमा था कि ये होनी ही थी। ये खैर और शर का आखिरी मारका है। वो डॉक्टर साहब सुनाया करते थे ना कि वो दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये रूह वर्सेस टेक्नोलॉजी, रियल स्पिरिचुअलिटी वर्सेस आप बॉडी कहें या सुपरमैन जो उसका तस्वुर है ना नीट्शे का, ये इनके दरमियान एक टकराव है। वो डॉक्टर साहब, और ये 2 तहजीबों का टकराव है, 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, खैर और शर की। वो डॉक्टर साहब अक्सर वो मुझे रेफरेंस याद नहीं, वो कहते थे ना कि किसी का हवाला देके कि जिसको वर्ल्ड वॉर 3 के वो बीट्स, ड्रम्स की बीट्स, ये मेरा है उसका है ना, किसिंजर का है, किसिंजर का है, वो सुनाई नहीं दे रहे। तो मतलब ये अब ये 90s की बात, वो बहरा है, बिल्कुल सही। मेहताब भाई, इसराइल, मैं हवाला दे, मुझे याद आ गया, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीम में ये बात लिखी है, यानी वो तकरीबन 73 की बात होगी, 72-73 की, कि जिन आखिरी जंगों का के ज़िक्र अहादीस में मिलता है, यानी वो दज्जाल और हज़रत महदी और ये जो सारे वाक़यात हैं, उसके लिए मशरिक़ वुस्ता में स्टेज सेट हो चुका है, अब पर्दा उठने की देर है। तो आप ये उनको देखें, फिर इकबाल को देखें, उसको भी नज़र ये फिर मारका रूह बदन पेश कब कह के गए हुए हैं।
तो यानी देखने वालों को तो नज़र आ गया था, 100 साल पहले नज़र आ गया था। देखिए, इसराइल का वजूद ही जब बना है तो ज़ाहिर बात है ये एक मकसद के तहत बना था, और ये उस टाइम का जो इस्तेमार था उन्होंने उस तरीके से वो जगह पैवस्त करके, और मुसलमानों का वो अब किबला, देखें ना, किसी उसूल पर बनाओ, किसी बुनियाद, किसी कानून, कोई हर शय को बाला तक, वो जो मैंने आपको कहा ना, ये जो राइट्स का तस्वुर है ये ख़ास कौमों के लिए, ये आपके लिए नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा मेहताब भाई, हम देख रहे थे अरब इसराइल वॉर, फिर हमने फ़लस्तीन की बहुत तवील मुज़ाहमत, इसको डिस्कस किया, गज़ा जंग के हवाले से हमने इस सारे सूरत हाल को देख रहा। अभी एक अजमी प्लेयर, पहले तो हम वो कहते थे ना कि ये शायद ये अंदर खाने आपस की वो एक नूरा कुश्ती है, लेकिन अब तो ये बाकायदा एक फ़िज़िकल जंग, और दुनिया ने देखा, और सारी अटैक्स ईरान पे भी हुए, और ईरान पे अटैक्स तो पहले भी हुए, अब इस दफ़ा ईरान ने अटैक किया। तो अगर थोड़ा सा इसका आप पस मंज़र बन गए कि ये ईरान की इसराइल से दुश्मनी क्या थी, अरब इसराइल दुश्मनी तो समझ में आ रही है, लेकिन इसराइल एक अजमी मुल्क होके, या हमारा वो मेन स्वाद आज़म का मसलकन भी वो अलग है, जिसे हम कहते हैं अहले तशीयों का अक्सरियत है उन उधर, तो इनकी दुश्मनी क्या है, कोई पस मंज़र इसका अगर हिस्टोरिकली देखें तो इस जंग का तनाजुर क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ़ारूक भाई, एक इससे पहले जो है ना, एक थोड़ी सी वो खालिद साहब ने जो बात कही है कि ह्यूमन राइट्स की ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी असल में थोड़ा सा एलोबरेट करने की ज़रूरत है कि वो ह्यूमन किसे कहते हैं। ह्यूमन की डेफिनेशन ही वो ये कहते हैं कि वो जो है क्रिएचर, वो नेचुरल क्रिएचर जो कलेक्टिव विजडम ऑफ सोसाइटी से अपनी तमाम चीज़ें लेता है, उससे वो अपनी जो है ना उसूल व ज़वाबित बनाता है। तो वो हर शख्स, वो हर कौम जो किसी वही को या कलेक्टिव विजडम ऑफ ह्यूमैनिटी से बाहर की किसी चीज़ पे यकीन रखती है, ये ह्यूमन की डेफिनेशन में ही असल जेंटाइल वो है। जी हाँ, ये ह्यूमनिज्म पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि जिसको वो लेके चल जो रहे हैं, मिलजुल कर ना चल सके, या आपस जी हाँ, में जो इसे एलिनेट जो है ना, वो अपने आप को बर्तर समझे या अपने आप को अलग समझे करते हैं। और फिर मतलब उसके अंदर, चूंकि वेस्ट के अंदर तो ये है, उसमें फिर एक वाहिद एग्जम्पशन जो है वो यहूदियत की है, और वो कैसे है, ज़ायनिज़्म ने कैसे किया, ये तो खैर एक अलग उसकी पूरी थ्योरी वो आ जाएगी उसके ऊपर। लेकिन आप खुद देखें कि जो क्रिश्चियनिटी है उसको भी एलिमिनेट किया गया है, जो भी उसको भी वो ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते। और इवन जो ज़ायनिज़्म के अंदर आप अगर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को देखें तो वहाँ पे भी उनके लिए भी कोई राइट्स नहीं है। तो ये पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मेरे ख्याल में किसी आइंदा प्रोग्राम में जो है ना वो डिस्कस करने की ज़रूरत है कि ये खेल क्या हमारे नाजरीन ये एक बात कहते होते हैं कि यार आप प्रोग्राम में अक्सर ये बात करते हैं, ये प्रोग्राम हम अगले प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, वो फिर प्रोग्राम आता नहीं है, तो इसको ज़रा कहीं अपने साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वाला भी रख लेना, तो हमें याद दिलाता रहे, क्योंकि देखिए कई दफ़ा हमने बस क्या रह गया, एक जुमले में कहा कि ये मौजू भी डिस्कस करेंगे, बहरहाल वो डिस्कस तो हो जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली चलें। तो अच्छा, इसका जो इज़राइल का और ईरान का जो है ना, वो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इज़राइल का जो तनाज़ा है वो बुनियादी तौर पे अरब इज़राइल तनाज़ा ही था अपनी असल में। जब आया तो ज़ाहिर है चूँकि अरबों की ज़मीन थी, अरब आबाद थे फ़लस्तीन के अंदर, और वहाँ पे जो है लाके यहूदियों को बसाया गया। फिर वहाँ पे 1948 के अंदर एक जो है ना वो नाजायज़ रियासत उसकी दाग बैल डाली गई, और ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ कि कोई रेफ्यूजीज़ आए जो यूरोप से जिनको था। वैसे सॉरी मैं आपकी बात कहूँगा, हमारे स्पीकर साहब ने कल ये बात कही है कि बेशक उसको नाजायज़ रियासत कहना ही नहीं चाहिए, रियासत है ही नहीं, बड़ी मतलब विजडम की बात है, उसको कोई लफ्ज़ आप इसका मुतबादल तलाश करें। बदमाशों का ग्रोह, रोग जो है ना एक एलिमेंट है, बिल्कुल वो टोला है कि आप यूरोप से लेके आए जो पोलिश अक्सरियत थी और दूसरे यूरोपियंस उसमें शामिल थे, उनको इसलिए कि दूसरी जंग अजीम में जो नाजी से उनको ख़तरा था, तो उनको एक ऐसी न्यूट्रल जगह पे उनको कुछ अरसे के लिए जो है वो पनाह दी जाए, और वो पनाह गुज़ीन वहाँ पे एक अपनी सल्तनत बना के बैठ जाए। वो खुद अपने नाम ने हाथ सन ऑफ साइल बन गए। सन ऑफ साइल पता है स्टेट की जो डेफिनेशन है ना, वो उसमें यानी जो उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लाजमी उसके अज्जा हैं ना, उसमें एक कौम मुनज़्ज़म कौम जिसको जो सावरन हो, जिसको अपने इक़्तिदार आलम यानी कोई उसके ऊपर वो जबर करने वाला ना हो, वो सावरन हो, एक ये चीज़ है ना। तो उसके साथ एक उसका इलाका हो। इनका इलाका नहीं है, इन्होंने आके किसी और के इलाके पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल ऐसी।
मतलब इसलिए ये एक नाजायज़ बात हो गई ना, इसलिए कायदे आज़म ने कहा था कि ये एक नाजायज़ रियासत है, यूं इनका इलाका ही नहीं है। आपका अपना इलाका हो तब आप कौम है ना, कौम है, बिल्कुल सही। दूसरे के इलाके पे कब्जा करके आप यानी एक आप रियासत तो नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। तो ये तो मतलब उसके था, अरबों की जंगें चलती रही। जो ईरान की दुश्मनी आई है ना, वो आई है जो ईरानी इनकलाब है उसके बाद। मतलब ईरानी इनकलाब से पहले तो जो शाह की हुकूमत थी, वो तो दो ही ममालिक थे जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ था आलम इस्लाम में, एक तुर्की और एक ईरान। इन दोनों ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ था। जब वहाँ पे ईरानी इनकलाब आया खुमैनी साहब के दौर में, तो उसके बाद जो है वो हो गई। और ये चीज़ वो जो खालिद साहब पहले बात कर रहे थे, असल में एक प्रॉब्लम जो है ना हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ शिया सुन्नी का जो मसलकी जो झगड़ा है ना, उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता है, और उसको ये समझा जाता है कि शायद दूसरा जो है ना वो शियों के अंदर भी है और सुन्नियों के अंदर भी है, और फिर उसकी कुछ और वजूहात भी हैं कि ज़रा कुछ मुल्कों का पूरा दारोमदार इसी के ऊपर चलता है। तो वो ये कहा जाता है कि शायद दूसरा जो है ना वो हकीकत में इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं है। ये एक तसव्वुर जो है ना दोनों तरफ से कायम किया गया है, जबकि हकीकत यह है कि जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें शिया सुन्नी की तफरीक नहीं की जाती। उनके नज़दीक ये सब मुसलमान हैं, उनके नज़दीक ये मुसलमान भी हैं, एनिमी है, बस एनिमी है, एनिमी हमारे है। दुश्मन है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मज़हब से जितना करीब होगा वो उतना बड़ा एनिमी है। जो मज़हब से वो जितना बेशक दूर- क्रिश्चियन ही क्यों ना हो। कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। तो ये जो है ना वो चूँकि ह्यूमन राइट्स वाली जब बात आई थी तो उसके अंदर भी है कि भाई आप अगर लिबरल हैं, आप चीज़ें, आप मज़हब को एक ज़ाती मामला समझ के, एक घर के अंदर कोई इबादत का एक मजमूआ समझ के उसको इख्तियार करते हैं तो ठीक है, आपकी कोई गुंजाइश बनती है सोसाइटी में। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मज़हब को रियासत की एक बालातर कुव्वत होनी चाहिए, तो फिर आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। या एक उसको आइडियोलॉजी मानते हैं आज, आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, ठीक है। नहीं, आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ अपनी ज़ाती भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये है कि हुकूमत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। असल झगड़ा जो है ना असल में ये पूरी दुनिया के लिए ईरान एक यानी वो मिसफिट मुल्क हो गया ना। यानी जो इस वक्त आपका निज़ाम है वो सेकुलर लिबरल अक़दार पे खड़ा है। सही। वहाँ पे एक मज़हब का वो लेके आ गई एक नेशन, एक कौम। तो हमने भी तो लाया था ना नज़रिया पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारे बारे में भी इस तरह के तसव्वुरात थे। उस रिफ्ट से बचने के लिए हमने कहा यूटर्न, ठीक है। मुझे याद है कि करारदाद मकासद जब पास हुई थी तो हमारी असम्बली के एक बहुत बड़े रुकन ने खड़े होकर कहा था कि आज हम मुहज़्ज़ब दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, कि हम इस्लाम को ये मसला है, ठीक है ना। तो अब एक जगह पे जो है ना उन्होंने कुरान और सुन्नत को जो है ना वो बालादस्ती दे दी, ठीक है, अपने तसव्वुर के मुताबिक, जो उनके तसव्वुरात हैं, ठीक है, उसके मुताबिक दे दी। तो ये दुनिया को तो हज़म होने वाली बात नहीं थी। बिल्कुल ऐसी। और फिर दूसरी एक और बड़ी चीज़ ये है कि जो वहाँ पे हुकूमत कायम हुई जो मजहबी, ये पहला मौका था जब जो ये सॉवरन स्टेट्स बनना शुरू हुई, तो उसके बाद कि किसी रियासत के अंदर मज़हब की बुनियाद पे हुकूमत कायम हो गई है। इनकलाब आया और मज़हब की बुनियाद पे हुकूमत। इससे पहले जितने इनकलाबात थे अगर आप देखें तो उन्होंने बेसिकली मजहबी रियासतों को क्रैश करके वहाँ पे एक लिबरल जो है ना हुकूमत कायम की। खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करके अतातुर्क आए। मिस्र के अंदर जब बादशाहत ख़त्म की तो उसके बाद जो है ना वहाँ पे एक लिबरल वो आई। बादशाहत भी लिबरल ही थे, लेकिन उसके बाद भी लिबरल यही लिबिया के अंदर हुआ। ये जितने भी ममालिक थे, अलजायर के अंदर जिस तरीके से वहाँ पे हुआ, तो ये क्रैश करके वो आए। ये पहला था जहाँ पे आके रिवर्स हो गई चीज़ें कि एक दफ़ा एक ऐसी हुकूमत जो मज़हब के नाम पे कायम हो गई। तो जाहिर है इस हुकूमत के साथ बुनियादी जो है ना वो झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ, और ख़ित्ते के अंदर जो कुव्वतें थी उस वक्त हुआ ये कि ज़ाहिर है जो अजमी हुकूमत कायम हुई तो उसमें फिर एक रिफ्ट जो है ना उसमें दोनों तरफ इन्वॉल्व था। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ किसी एक की बात है। अरब भी थे और अजम भी जो ईरान के जो थे, इनका आपस के जो झगड़े थे मसलकी भी असल में इब्तदाई तौर पे तो मसलकी झगड़ा नहीं था। इब्तदाई तौर पे तो मसला ये था कि उस वही ईरान अरब की पुरानी रिफ्ट जो उसको बेसिकली यूज़ किया अमेरिका ने। देखिए ना, जब यहाँ पे हुआ तो क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है ना वो पैदा हो गया किसके दरमियान, अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान।
अब ये भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि खुद अमेरिकन्स जो थे वो इस इनकलाब में इन्वॉल्व थे, वो लेके आने में भी वो शामिल थे। उसकी वजह ये थी कि ये जो इनकलाब ईरान के अंदर आया था, इसकी इब्तदा करने वाले कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, जिन्होंने ये पूरी चलाई। उसके बाद मगरिब को ये ख्याल आया कि एक तरफ जो है ना, अगर ईरान हो गया तो इसका मतलब ये है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो है वो पूरे तौर पे सोवियत यूनियन का एक अड्डा बन जाएगा, एक गेट वे हो जाएगा। गेट वे मतलब उसके बाद तो खत्म हो गई ना, कि अगर आप जो है वो हरमुज के किनारे के ऊपर, सद्दाम भी टिल्ट रखता था रशिया की तरफ जी, शाम का बड़ा, शाम के अंदर भी, शाम भी था, मतलब मिस्र भी था नहीं, लेकिन खालिद साहब इसकी ईरान की जो पोजीशन थी ना जियो स्ट्रेटेजिक के लिहाज वो बहुत, मतलब आप हरमुज के उसके ऊपर बैठे हुए हैं, पूरा खलीज फारस आपके कंट्रोल में है, तो आप तो उसके बाद एंड हो गया है ना, जो पाकिस्तान वाला भी वो था जी जी बुनियादी तौर पर गर्म पानियों को पहुंचने का। तो सद्दाम और उसका होने के दरमियान में ये था कि दरमियान में एक आपको गैप था, आप डायरेक्ट रूस से कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन ईरान की जो सूरत हाल आप तो रूस से मुल्क था, तो मुल्क था, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, उसकी सरहद के ऊपर जितने भी ममालिक हैं वो बराह रास्त उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, और उनसे आगे ईरान बराह रास्त उनसे मुंसलिक था। और फिर जब एक ही वक्त में, आपको पता है कि ये जब ईरानी इनकलाब आया है, इससे चंद महीने पहले जो रूसी फौजें थी वो अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। उसके 3 या 2 महीने, मुझे एग्जैक्ट वो उसका नहीं है, लेकिन चंद महीनों बाद ही ये ईरानी इनकलाब आ गया। ये बात तो खैर हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि दोनों, मतलब ज़ाहिर बात है थियोक्रेसी तो ईरान में भी है तो अफगानिस्तान में भी है, तो दोनों को सपोर्ट तो मिली एक्सटर्नल कुव्वतों से। वो अलग बात है कि वही थियोक्रेसी उनके मत्थे पड़ गई या उनके गले पड़ गई। हाँ, ऐसा होता है ना, मतलब दुनिया में ऐसा होता है, जो कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। अब यूं अगर आप देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम को किसने पाला था, तो गले पड़ गए, फिर पड़ गए। ये तो फिर देखिए खान साहब की खान साहब हमारे गले नहीं पड़ गए नहीं, इसके मतलब खान साहब तो खैर उस तरीके से वो नहीं कर सकते। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल तो उर्दगान है। हाँ, कि उर्दगान को बुनियादी तौर पे ये है कि जब उन्हें ये नज़र आया कि तुर्की के अंदर जो इस्लामिस्ट हैं अब उनका रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने अपने लिए एक लेवरेज कायम करने की कोशिश की कि जो बंदा थोड़ा सा ज़रा लिबरल ख्यालात रखता है, चलें इसको आगे कर दें तो इस्लामिस्ट भी हो जाएगा, वो भी पूरी हो जाएगी वो। लेकिन वो आके ज़्यादा मसला बन गया उनके लिए। अच्छा, ये खालिद साहब अक्सर इस मजमून को बयान करते हैं कि मतलब अल्लाह का जो मंसूबा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से चल रहा होता है। हम कायद-ए-आज़म की भी मिसाल लें तो बहुत से हमारे मजहबी ग्रोहों का यही उन पे इल्ज़ाम था ना कि ये बेसिकली अंग्रेज़ की ही पॉकेट के बंदे थे। कांग्रेस में पले बड़े, लेकिन वो जब आए तो इस्लाम का तो वो यकीन नहीं आ रहा होता कि इस तबके का बंदा और इधर आके फिर वो क्या रोल प्ले करेगा। तो मतलब रोल्स डिफाइन कर रहे होते हैं जी। ये तो देखें ना, अल्लाह ताला अपना काम तो ले लेता है, किसी से भी ले लेते हैं, फासिक व फाजिर से भी ले लेते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। ईरान की आप जो बात कर रहे थे ना, ईरान और यानी ईरानियन के और यहूदियों के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, कब्ल इस्लाम के ताल्लुकात हैं। क्योंकि जब इराक़ का जो बादशाह था बुख्त नसर, उसने जो 6 लाख यहूदी ग़ुलाम बना के लाए थे ना बेबीलोनिया में, तो उस ज़माने में कहा ये जो कैखोरिस था, इसके बारे में ख्याल ये है कि वो असल में जुल्करनैन है। वो ईरान का बादशाह था। ईरान का ऐसा नहीं, उस वक्त तो ये कोई 2 मुल्क थे, ईरान एक फ़ारस था, एक बैदा या इस तरह के नाम का मुल्क था, ये 2 मुल्क थे अलग-अलग। तो वो जो ना उस उधर बगावत हुई थी, पूरा शाही ख़ानदान कत्ल हो गया था, तो कोई ग़ुलाम जो था ना या मुलाजिम, वो एक बच्चे को निकाल के ले गया था जंगल में। और कहा यह जाता है कि ये वो दौर था कि बनी इसराइली उस वक्त जो है ना ग़ुलामी काट रहे थे इराक़ में, उनके कोई नबी या कोई बुज़ुर्ग वो भी जंगल में थे, तो वो जुल्करनैन जो थे या कैखोरिस, उनकी तरबियत जो है ना वो उन नबी के ज़रिए से हुई थी। तो वो एक बड़े नेक साले इंसान थे। वो जब वापस आए ना, उन्होंने अपनी बादशाही भी हासिल की और वो जो दूसरा मुल्क था उसको भी मुत्तहिद करके तो इस मौजूदा ग्रेटर ईरान की बुनियाद रखी है। ये आज से तकरीबन 2600-2700 साल पुराना, तकरीबन 26,000-2,000 साल, वो जिसका जश्न मनाया था यह्या खान गए थे, ज़्यादा पी ली थी। नहीं, नौरोज़ तो और जश्न है, शाह ईरान के दौर में जो है अजीम ग्रेटर ईरान का, कुदरतुल्लाह शाह ने जिसका नक्शा खींचा था, ठीक है ना, ये असल में वो वाला अच्छी। तो ये आज से 2,500 साल पहले मौजूदा ईरान की बुनियाद रखी, फिर ये सुपर पावर है रहा है। उसके बाद ना कैखोरिस से लेके तो परवेज़ खुसरो तक, या खुसरो परवेज़ है क्या है, जो उस वक्त यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक ये सुपर पावर रहा है। ये पूरा इसका ये दौर है, 1000 साल समझ लें।
अब ये सुपर पावरी का भी एक नशा होता है। अच्छा, इस 1000 साल में हुआ क्या, वो एक मोमिन आदमी है, लेकिन वो जो उसने ग्रेटर ईरान बनाया है उसमें आतिश परस्ती शुरू हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई ग्रोह यहाँ पे ऐसा भी था कि जिसने रफ्ता रफ्ता उस सारे माहौल को बदल के तो एक नए दीन की बुनियाद रख दी। ये बहुत अहम बात है, इसे जहन में रखें। ये आप सारे ईरानियों को मजूसी कहेंगे तो गलत करेंगे, लेकिन अगर सारे ईरानियों को नेक बना देंगे तो भी गलत करेंगे। कोई एक ग्रोह ऐसा था जिसने कब्जा कर लिया, या जिसने लोगों के जहनों को माऊफ करके या गुमराह करके या गलत पट्टियाँ पढ़ा के या ब्रेन वाश करके उनको आतिश परस्ती पे लगा दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है। तो जब मुसलमानों ने ईरान को फतह किया तो आम आवाम तो मुसलमान हो गई, खुशी राज़ी-बाज़ी मुसलमान हुए, और इस्लाम के अच्छे बहुत ग्रां कदर खिदमात हैं। आपके बड़े बड़े आइम्मा जो सारे इधर से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम के बारे में जब वो सूरह जुमा की आयत है ना, वो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, तो पूछा गया ये आखरीन कौन है? उम्मीयीन तो अरब हो गए, बनी इस्माइल, आखरीन कौन है? तो एक राय तो ये है ना कि उम्मीयीन के अलावा जितने भी हैं वो सारे आखरीन हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत सलमान फ़ारसी की तरफ इशारा करके, इसकी कौम, और साथ जो इरशाद फरमाया वो ये कि अगर हिकमत सुरैया पर भी होगी तो इसकी कौम का कोई ना कोई फ़र्द उसे वहाँ भी जाके ले लेगा। और वैसे हमारे आनाफ का ख्याल ये है कि वो इमाम अबू हनीफा हैं, ठीक है, जो जिन्होंने उस हिकमत तक रसाई हासिल की। लेकिन ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये लोग किधर से निकले, ये बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन, ये इसी सरजमीन से निकले हैं। अब आप जब सबको मजूसी कर देते हैं तो कितना बड़ा आप जुल्म करते हैं। तो लेकिन वो कोई एक टोला ज़रूर बीच में था, वो जो जैसे होता है ना जहरीला टोला जैसे होता है बीच में, आप समझ लें चलें, जैसे हमारे यहाँ एक कादियानी है या कहीं भाई थे, ईरानी से भाई आए ना जी, तो ये कोई ऐसा जो एक ईवल फोर्स वहाँ पे मौजूद रही है जो चीज़ों को मैनिपुलेट करती थी, जो इस तरह लोगों को वो वर्गलाते थे। तो उससे कुछ वाक़यात भी हुए। मसलन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के पीछे कोई वही ग्रोह था। अब उसका इल्ज़ाम सारे ईरानियों को दे देना गलत बात हो गई, लेकिन ग्रोह वो बहरहाल कोई ऐसा साजिशी ग्रोह था। और ख़्याल ये किया जाता है कि अब्दुल्ला इब्न सबा, जिसको बाज़ लोग तो मानते ही नहीं कि है, वो करैक्टर भी है, लेकिन वो करैक्टर है, ठीक है। साजिशें हमेशा बहुत देर के बाद जाके पकड़ी जाती हैं, जब वो एक्ट हो रहा होता है उस वक्त पता भी नहीं चलता, नहीं तो साजिश क्यों कहेंगे उसे, ये तो कोई 100 साल के बाद ही पता चलेगा कि उस वक्त क्या गंद हुआ था। तो वो जो उस यानी ये जो जितना उम्मत के अंदर बिगाड़ा है, ये जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बगावत हुई है, फिर ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, ये तो तय तो ये था कि हज़रत माविया को भी उसी दिन मारा जाना है, दोनों को ख़त्म करो, ये फितना फसाद सारा इनकी वजह से। लेकिन वो ये हुआ कि वो उस दिन नमाज के लिए आए नहीं, या रास्ता दूसरा कुछ हुआ, वो नहीं है, अल्लाह ने बचा लिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। ये उम्मत फट गई, तो किसने फाड़ी? तो ये इल्ज़ामात सारे उस तरफ आते हैं, लेकिन वो पूरी कौम पर आँख नहीं लगा सकते। ये गलती कर रहे हैं जो इस वक्त भी हम कर रहे हैं। तो ईरानियों में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे, उसमें एक जज्बा और भी है, वो नेशनलिज़म का जज्बा भी है, वो सुपर पावर वाला। ये जो आज वहाँ पे उलमा की हुकूमत है ना, इसमें ये दोनों सोचें मिक्स हैं, इस्लाम का टच भी है और वो अज़मत रफ्ता का ख्वाब भी है, ईरानी नेशनलिज़म का भी है। तो ये ईरानियों ने 2 काम किए हैं गलत इससे पहले, इनकलाब के बाद। एक काम ये कि उस अपने इनकलाब को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की दूसरे मुसलमान मुल्कों में, ठीक है। तो अरबों ने खड़ा कर दिया मुकाबले में सद्दाम हुसैन को। दूसरा उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट करने की, और आपको याद होगा तहरीक नफाज़े फ़िक़ाए जाफरिया पाकिस्तान में चलती थी। तो अब क्या करेंगे, उसका पाबंदी तो लगा नहीं सकते, तो फिर उसका तोड़ के लिए वो फिर आपको पता है कि दूसरे प्लेयर इन्वॉल्व हो, बस वो फिर सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हुआ। उधर भी सद्दाम के पीछे भी तो सऊदी अरब था, यहाँ पे वो फिर एक एंटी ताकत खड़ी की गई, तो लोहे को लोहे से काटो, फिर यही हुआ और रिफ्ट पैदा की। और वो तो फिर असल में तो देखें ना, गलती या जो भी आप कहें कि सही हिकमत अमली का मुजाहरा ईरान ने नहीं किया ना, जदीद हालात को नहीं समझा। उन्होंने कहा जी हमारा जेन्युइन रेवोल्यूशन है, तो रेवोल्यूशन तो एक्सपोर्ट होता है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये गलती की ना। और उसके नतीजे में फिर ये ईरान उम्मत मुसलमान में बदनाम इस वजह से हुआ, ठीक है। एक तो ये किया, और दूसरा उन्होंने अपने वो जो ख्यालात थे ना वो सुपर पावर वाले, तो ये वाला जो इलाका ना यरूशलेम और जो इसराइल के कब्ज़े में है,
ये सल्तनत रूमा के ज़माने से और ईरान और फारिस और किसरा और कैसर के दरमियान ये वजह तनाज़ा रहता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सारा इलाका ईरानियों ने फतह कर लिया था, गोलेबत रोम फ़ियादनल अर्द, ठीक है जी। और फिर हिरकल ने सारा इलाका दोबारा उनसे छीन लिया। तो ये इनकी पुरानी लड़ाई का मरकज़ है। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ ये दो चीज़ें जमा हैं, एक इस्लामी टच भी है, वो इस्लामी रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करने का, और साथ इसके अंदर ये नेशनलिज्म का जज्बा भी था। अब आपकी इतनी ताकत नहीं थी, ये आप इस आइडियलिज्म को समझें, ये सिर्फ ईरान के अंदर नहीं है, ये और बहुत से मुसलमानों में भी है। यानी पाकिस्तान बनते वक्त जिन लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी वो हिंदू की मोहब्बत में नहीं की थी, ये गलत परसेप्शन है। दावा ये था कि हिंदुस्तान तो हमारा था सारा, और अंग्रेज़ ने आके हमसे छीना था, अब अंग्रेज़ वापस जा रहे हैं तो ये सारा हमारा है, हम ले लेंगे। ये ताकत का अंदाज़ा नहीं था कि हमें कोई देगा या नहीं देगा, ताकत तो है नहीं लेने की, और इलेक्शन होंगे तो जिसकी अक्सरियत होगी उसका होगा। वो तो 1936 के 35 के इंतखाबात में मालूम हो गया था कि किसका होगा, ठीक है। ये नहीं सोचते आप, जैसे हम ये नहीं कहते थे ना, वो कश्मीर का मसला 48 में या 49 में कहीं किसी ने पेशकश की थी कि जूनागढ़ और हैदराबाद हमें दे दो, कश्मीर तुम ले लो। तो लियाकत अली खान साहब ने कहा था तीनों लेंगे। बहुत अच्छी बात है, तीनों लेंगे, लेकिन ले फिर एक भी नहीं सके। तो इसी तरह समझें, अब अयूब खान ने वो मायदा कर लिया सिंतास का, हम भी गालियाँ देते हैं, सारे गालियाँ देते हैं कि जी उसने हमारे दरिया भेज दिए। अब इंडिया ने ख़त्म कर दिया ना मायदा, तो क्यों कहते हैं कि भाई मायदा दोबारा बहाल करो। आपको जो आपका है वो लेने के लिए ताकत का मुजाहरा करना पड़ता है अगर कोई नहीं दे रहा है, और अगर आपके पास मतलूबा ताकत नहीं है लेने के लिए, तो फिर वो चीज़ मुज़ाकरात से जितनी मिलती है, गिव एंड टेक, उसमें फिर कैपेसिटी पैदा करें। हाँ, या तो ताकत से, मतलब आपका कश्मीर शहर आ गया, आप छीन लें, नहीं छीन सकते तो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, और मुज़ाकरात करेंगे तो कुछ देंगे और कुछ लेंगे, नहीं तो लटका रहेगा। मतलब ये सीधी सीधी बातें हैं। यही अब ईरानियों ने ये नहीं देखा कि हमारी ताकत क्या है, और निगाहें यरूशलेम से भी आगे जमा ली, तो यहाँ से ईरान और इजराइल का फड्डा चल पड़ा। अब आपको मैं असल में ये क्यों मैंने थोड़ी सी तफसील बताई, इसलिए बताई कि हमारे यहाँ ये तस्वुर बहुत कदीम से, मतलब बहुत कदीम, ये माजी करीब कह लें 20 साल 25, जब से ये इनकलाब आया, ये था कि जी कभी भी ईरान पर इसराइल हमला नहीं करेगा, कभी इसराइल ईरान इसराइल पर हमला नहीं करेगा, ये तस्वुर पाया जाता है। ये तो कहा जाता है कि नूरा कुश्ती है सारी। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि ये एक जेन्युइन इनका कॉन्फ्लिक्ट है और ये आपस में लड़ेंगे। उसके पीछे ये सारा मुकदमा था जो अभी मैंने आपके सामने पेश किया कि ये लड़ाई जेन्युइन है, एक नेशनल लड़ाई और दूसरी मजहबी जेन्युइन है, ठीक है ना। ठीक है। और ये अब वो जिस बुनियाद पर वो कहते थे ना कि ये नहीं लड़ेंगे, वो मुख्तसर ग्रोह है जो पीछे रह के खेलता है। अब मैं यहाँ पे यूँ कह लूँ ना, हमें इसका तजुर्बा है कि हमारे यहाँ कादियानी है, तो वो कभी सामने आके तो नहीं कब्ज़ा करते ना, वो तो पीछे रह के ही अपना सारे जो भी काम होते हैं अपनी रोटी लगाते हैं, यही काम ईरान में वो ग्रो करते हैं। तो उसको सारे ईरान पर नहीं डालना चाहिए, जो समझने की बात है असल। जैसे आज आले सऊद के सारे जराइम का सारे जो है ना अरबों पर तो नहीं डाला जा सकता ना, उसका यही हर जगह पे रिलैक्स आपको करना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये लड़ाई इनकी जेन्युइन है, और ये पक्की बात है कि इन दो में से एक ने रहना है इस खित्ते में। अब जिस जगह पे आ गए हैं, या ईरान की ये रजीम गई या फिर इजराइल गया। वो क्या है, वो कहते हैं ना, कब्र एक है और मुर्दे दो हैं, तो अब देखें कौन है उसमें फिट, एक ने फिट होना है उसके अंदर। सही। मेहताब भाई, मतलब अभी जो हालिया वाक़यात हुए हैं, इस वाक़यात के हवाले से डिस्टेंस तो बीच में काफ़ी है, लेकिन कल रात को जो अटैक हुआ ईरान की तरफ से बड़ा गैर मुतवक्किल था, आयरन डोम के होते हुए भी। तो क्या अभी आप उसकी वॉर स्ट्रेटजी के अगेंस्ट उस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि ईरान ठीक है, एक कमज़ोर मुल्क है, अगर इसराइल इसके पीछे कुव्वत टेक्नोलॉजी, लेकिन ईरान ने चलें अपनी वर्थ तो प्रूव की है और एक किस्म की दहशत पैदा की है। वो इस दहशत को आगे आप बढ़ता देख रहे हैं, जैसे खालिद साहब ने कहा कि अब क्या बनने जा रहा है। देखिए फ़ारूक भाई, दो चीज़ें जो है ना वो हमें बहुत उससे समझनी होंगी। एक तो ये है कि वेस्ट जो है ना, उसने नो डाउट के टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं वो, लेकिन एक
उनका मसला ये है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को ना बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड फॉर्म में पेश करते हैं कि ये चीज़ नाकाबिले तस्खीर है, ये हो ही नहीं सकता। ये अभी दो सादा मिसालें हमारे सामने आई हैं। रफ़ाल था, जब इंडिया ने लिया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो है ही कुछ नहीं। वो पता चला कि रफ़ाल तो कुछ भी नहीं है, बेचारा जो है ना वो ज़्यादा है, शायद कैपेसिटी उतनी नहीं होती। हाँ, मार्केटिंग टैक्टिस उनका इतना ज़्यादा था ना, चूँकि वाहिद वही थे, वही बेचने वाले थे। अगर आप देखें कि जो मतलब डेसॉल्ट एफिएशन है उसको देखें, या लॉकहेड मार्टिन को देखें, या इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखें, तो आपको एक ही लोग मिलेंगे दोनों तरफ। मतलब फ्रांस में भी असला वही लोग बना रहे हैं, अमेरिका के अंदर असला वही लोग बना रहे हैं, बरतानिया के अंदर असला वही लोग बना रहे हैं, और भाई इजराइल के F-35 भी गिर गया है जी, F-35 भी गिर हाँ, गया। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि अब ये जो सूरत हाल थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हुई दुनिया के अंदर। मोदी अब किधर जाएगा? अब ना रफेल रहेगा तो ना 35 रहेगा। ये सोचने वाली जो है ना, उनकी किस्मत खराब हो गई। कुछ किस्मत की खराबी जो है ना वहाँ पे। तो ये चीज़ थी कि उस पे देखें, जैसे ही ये किया इजराइल का जो अटैक था, अगर आप देखें कि पहले 15 घंटे उसको उठा के देखें कि कल जब रात 3 बजे उनका पहला अटैक हुआ है इजराइल का, तो इस अटैक की आज से नहीं है, ये अटैक जो है वो पिछले 35 साल से इजराइल की जितनी जो है प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी, उनकी इंटेलिजेंस की जितनी कैपेसिटी थी, उसको मिला के ये अटैक किया गया है। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आप अंदाज़ा करें कि लोगों के घरों को अब मतलब उन्होंने ये एक परसेप्शन देने की कोशिश की कि शायद ये लोग गट्ठे बैठे हुए थे तो इजराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। नहीं, उनके रहाइश गाहों के ऊपर बाकायदा जो है ना टारगेट करके लोकली वहाँ ज़मीन से जो है ना वो रॉकेट्स मारे गए, उसी तरीके से जिस तरह के इस्माइल हानिया की असैसिनेशन हुई थी, उस तरह की। आपने उनकी मिलिट्री क़यादत को जो टॉप की थी उसको, साइंटिस्ट को, उनको टारगेट करके आपने किया। ज़मीन से कैसे मारे गए? ये तो सारे जहाज नहीं, यही अभी यही मसला बना है ना। यही जो खबरें जब आई, आप एक चीज़ को देखें, उनका डिफेंस सिस्टम भी है, सारा कुछ है, वो उस वक्त नहीं चल पाया ना। वजह क्या हुई थी? वो ऊपर से वो पहले उड़ाए गए हैं, जो हाई कमान है ना उनको पहले उड़ाया गया, जहाज बाद में आए हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ से मतलब ये इंटरनल अटैक्स थे। यस, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने स्टेशंस बनाए हुए थे। यार वही बेवकूफ़ियाँ हैं ना सारी। एक तो वो वाला जो जिसका मैंने बताया ना, अंदर एक इवल फोर्स है, ठीक है, और दूसरा उन्होंने इंडियन को सेड़े हुए थे सारे। जी नहीं, इंडियंस के अलावा भी खालिद साहब, एक तो ये है कि वो इजराइल को अपना ईरान को शायद अंदाज़ा हुआ होगा कि वो इंडियन इंटेलिजेंस के वो नेटवर्क जो पाकिस्तान को के अंदर इंसर्जेंसी को जो सपोर्ट करने के लिए ईरान में स्टेशन थे, वो सारे इजराइल के काम आए इस पूरी उसके अंदर। एक तो चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ असल में एक और भी है कि इजराइल अपना ईरान ने जो है ना वो बहुत सारे झगड़े बिला वजह भी मोल लिए हुए थे। मतलब बलोचों से भी उनका झगड़ा, ये मतलब पूरी मुस्लिम कौम के लिए और हर रियासत के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि भाई इस चीज़ से सीखें कि जो अपने मामलात हैं उनको हल कर लें। फिर कुर्दों के साथ अलग मसला है। वो उसमें आ तो गए इक़्तिदार में, लेकिन वो अपनी जो भी मसलकी खोल है ना उससे पूरी तरह बाहर नहीं आ सके। तो ये जो बलोचों के साथ उनका एक मसला ये भी था कि वो ज़्यादातर सुन्नी उल मसलक थे, तो ये बस नहीं, फिर कुर्दों के साथ मसला है, अज़रबैजान के अरबों के साथ मसला है, आज़रियों के साथ मसला है, मतलब बहुत सारे पॉकेट्स जो है ना छोटे-छोटे होते हैं ना, जब आपके अंदर वो होते हैं ना, जो अभी हमने जिक्र किया कि भाई ह्यूमन तो वो अपने आप को ही समझते हैं, इसी तरह आप देखें तो यहूदी अपने आप को ही समझते हैं, वो तो जेंटाइल कहते हैं सबको, जो है बाकी जेंटाइल्स हैं। ये मसला ईरानियों के अंदर भी है। नहीं, ये तो सर मसलक हमारे भी मौलवी कौन सा किसी दूसरे को फिर मसलक देखें, कई चीज़ें जमा हो गई हैं ना, कोई एक यानी वो एक होता है ना मरकब मुसीबत, तो वो एक तो वो वाली हो गई मसले की। दूसरी ये जो है ना वो नेशनलिज्म वाली, या आप ये भी कहना कि वो जो एक सुपरमेसी वाले कॉन्सेप्ट होता है ना, वो भी था कि शाही ख़ानदान, वो 5000 साल की तारीख दिमाग ख़राब करती है। और इसी वजह से देखें इंटरनल उनकी इतनी मतलब वीक होना, देखें इस्माइल हानिया का भी मारा जाना, फिर यह है कि उससे पहले उनके बहुत से साइंटिस्ट जो है वो इसी तरह मतलब असैसिनेशंस ही हुई है ना जी, बहुत ज़्यादा जो है। असल में आप ये देखें ना, पूरे इस इलाके में किसी भी हुकूमत के पास ऐसे वसाइल तो नहीं है कि इसराइल के मुकाबले में अपना दिफा कर सके। मतलब इस तरह के वाक़यात हर जगह हो सकते हैं,
वो अगर मिस्र में नहीं कर रहा तो मिस्र शरीफ बच्चा है तो नहीं कर रहा, मतलब उसकी इज्जत उसने रखी है। सऊदी अरब में नहीं कर रहा तो वो शरीफ बन के उसके आगे बैठा हुआ है, वो ज़रूरत नहीं है करने की, ज़रूरत नहीं है वो जो करने कहते की। हैं वो हो जाता है। लेकिन वो करना चाहे तो हर जगह कर सकते हैं। सही बात है, सही इस मतलब उसके खैर मोसाद की और भी चीज़ें हैं कि उनको किस तरीके से सपोर्ट मिलती है और वेस्ट पूरा उसके पीछे होता है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल जिस चीज़ को हम कह रहे थे कि उसका जो पहला परसेप्शन था ना 15 घंटे का, तो उसमें तो ऐसे उन्होंने जो तासुर बनाया कि ईरान ख़त्म हो गया, वन साइडेड जंग है। वन साइडेड जंग है, बचा ही कुछ नहीं, सब कुछ जो है ना। लेकिन 15 घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर रिवाइव होना शुरू हुआ, और आज रात को जो अटैक था उसने तो पांसा पलट के रख दिया। मतलब आप ये देखें कि इजराइल के अंदर मिसाइल जाके गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमास के गिरते रहे हैं, हौसियों ने बहुत सारे चीज़ें टारगेट की हैं, लेकिन इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, जिसको वो कहते थे कि ये सबसे सेफेस्ट पॉइंट है, उसको जाके हिट करना कि आपने अलग अलग लोगों को उनके राइशगाहों पे मारा है, और हमने आपके जो मेन आपका कमांड सेंटर है वहाँ पे जाके हिट कर लिया, और कामयाबी से हिट कर लिया, जिसको उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि टारगेटेड अटैक जो है ना वहाँ पे हुआ। तो इस चीज़ ने जो है ना, वो जो नफ्सियाती जंग थी ना, उसमें तो इज़राइल को वहाँ तक पहुँचा दिया है कि शायद इज़राइल के लिए अब उसको रिकवर करने में बहुत तवील अरसा लग जाएगा। अब इतनी जल्दी नहीं। मतलब आप देखें कि अगर मतलब फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान का सिनेरियो लें, तो अगर मतलब इस जंग के अंदर GHQ को अटैक कर लेता है कोई, तो GHQ सिर्फ जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, एयरफोर्स का अलग है, ISI का अलग है उसे। लेकिन अगर ये किसी जगह पे जैसे अमेरिकन पेंटागन है और एक ही जगह पे कॉन्स्टेंट करते हैं, सारी जो जितनी कमांड एंड कंट्रोल है सारा वो एक जगह के ऊपर है, और डायरेक्ट आके मिसाइल उसको हिट कर देते हैं, तो आपके पास फिर क्या रह गया है उस जगह के अलावा? इसका मतलब है ये है कि वो जो इसराइल का है कि ये कि नाकाबिले तस्खीर जो था तस्खीर ना, वाला जो हाँ, कॉन्सेप्ट वो है, जो और फिर इन्होंने अपने यहूदियों को, जैसे हमने कहा है कि ये तो डायस्पोरा में थे, इन्होंने सारे पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा किया, और यहाँ सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, और फिर यह है कि पैसे का लालच दे के, ये तो डरपोक कौम है। ये तो आपने जब लेबनान बॉर्डर का विजिट किया जी जी, तो आपने ये तो खुद आंखों से देखा था, वो बताया नहीं भी था। अच्छा फरूक भाई, कि ये कि पूरी की पूरी बस्तियां खाली, वो तो थी। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जब बात हो रही थी, जब हम जनूबी लेबनान में थे, तो वहाँ पे ये डिस्कस हो रहा था कि है क्या। तो वहाँ पे लोगों ने मतलब चीज़ें जो बता रहे थे, जो कि अच्छा लोगों का वहाँ पे मतलब पीसफुल हालात में, जो कि उस तरीके ओपन बॉर्डर है, तो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी थे, जो मुकामी जो है इजराइल के लोग हैं, और उनका आना जाना भी किसी हद तक था जो है ना वहाँ पे। तो वो एक साहब ने मुझे बड़ी पते की बात बताई। उसने कहा कि देखें, एक अमेरिकन जो है वो यहूदी जब वो अमेरिका में होता है तो उसको जो स्कूल एजुकेशन है उसके बाद अपनी सारी एजुकेशन को सेल्फ स्पॉन्सर करना पड़ता है, चाहे वो लोन लेके करे, चाहे वो काम करके करे, चाहे वो जैसे भी करे, लेकिन उसने जो यूनिवर्सिटी की तालीम लेनी है वो उसने अपनी जेब से उसके पैसे अदा करने हैं। फिर उसके बाद जितनी इनकम है उसके ऊपर 37% वो टैक्स देता है वहाँ पे। उसने कहा कि वही बंदा, वही यहूदी अमेरिकन अगर इजराइल के अंदर आ जाता है तो वो PhD तक उसके लिए फ्री है। अच्छा, वो उसके बाद उसको घर मुफ्त मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, गवर्नमेंट देगी उसे घर, या घर देगी या उसका किराया देगी उसे। फिर उसके बाद ये है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स देता है यहाँ पे। वहाँ पे 37% अपनी इनकम पे टैक्स दे रहा है, और इजराइल के अंदर 1% टैक्स दे रहा है। और फिर आपको बड़े पैमाने पे लोन मिलता है। मतलब इजराइल के अंदर किसी भी बंदे को कारोबार करने के लिए उसने कहा है कि $1 मिलियन तक का लोन जो है वो बग़ैर किसी गारंटी के जो है ना वो बैंक्स दे रहे हैं। पूरी दुनिया के जो बैंक्स हैं वो, चूँकि बैंकिंग सिस्टम भी पूरा यहूदियों के पास है, तो वहाँ पे लोन मसला ही कोई नहीं है जो इजरायली सिटीजन्स हैं उनके लिए। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग इसको सेफ हेवन समझ के यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे रहते हैं। आप एक मुल्क की देख लें कि इजराइल जो है, जिसकी 67% जो आबादी है वो ड्यूल नेशनल है, वो किसी और मुल्क की नेशनलिटी है उसके पास और इजराइल की नेशनलिटी भी है, तो वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। तो जब ये सूरत हाल है कि वहाँ पे सिक्योरिटी की ये सूरत हाल होगी जो आज हमें नज़र आ रहा है कि मतलब वो अगेन हम थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी तो हर चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन आज की अगर आप उठा के देखें जो सोशल मीडिया का दौर है, ज़ाहिर कोई मुश्किल नहीं, आप
तेल अवीव को सर्च कर लें या हैफा को कर लें या किसी भी शहर के जो है ना लोकल ट्रेंड्स को उठा के देखें और उनकी पोस्ट पढ़ें, तो वहाँ कोई कारोबार नहीं चल रहा, हर चीज़ बंद है। अमेरिकन ज़फीर ने भी कह दिया कि मैं 5 दफ़ा कल मुझे पनाह लेनी पड़ी, भाग भाग के जो है ना बैंकर में घुसना पड़ रहा है। तो इस किस्म की कंडीशन, तो इसको प्रोलॉन्ग करना इसराइल के लिए मसला है, शायद ईरान के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, ये जंग चलती है। फिर दूसरी चीज़ ये कि एयर डोमिनेंस जो इसराइल का सबसे बड़ा हथियार था, जिसको वो कहते थे कि उसका मुकाबला ही कोई नहीं है, तो अब ये जो इतलात हैं, जिसको ज़ाहिर है टर्किश मीडिया ने भी कंफर्म किया है, ईरान का दावा था और उसके बाद अब यूरोपियन मीडिया भी उसको कंफर्म कर रहा है। ईरान का तो 3 जहाज़ गिराने का दावा, 3 जहाज़, 2 F-35 और F-16 को, और एक पायलट भी उन्होंने कहा कैप्चर किया, उसकी वीडियो भी वायरल है उसके अंदर। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये कामयाब दावा है। तो एयर डोमिनेंस भी जो है ना अब इसराइल की वो नहीं रही, जिसको वो कह रहे थे कि खित्ते में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अभी के ईरान की कोई मतलब एयर पावर उसके पास है ही नहीं, उसके पास तो बहुत पुराने 80s के बाद का कोई जहाज़ नहीं है। रशियन SU जो है ना 30 कुछ उनके पास 5 साल के जहाज़ हैं जो वो शाह ईरान के दौर में वही F-14 टाउनकैट जो है उनके पास हैं कुछ, और वो भी बहुत थोड़ी मिकदार में। और उसके पास भी आप देखें ना कि 70s के जो रडार थे या वो सिस्टम्स थे, वो आज की दौर में कैपेबल ही नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। इसके बावजूद उनकी एयर डोमिनेंस को चैलेंज हो गया है, और यहाँ पे सूरत हाल अब बदल गई है। अब जो है ना, अगर ये जंग जितनी प्रोलॉन्ग करेगी, अब ये देखना ये है कि कितना अरसा जो है ना चल सकती है। जितना ये आगे जाएगा तो इज़राइल के अंदर जो पोजीशन है वो उसकी कमज़ोर होती रहेगी। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ इसके अंदर, वो हमें समझनी होगी कि मैं कल से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इज़राइल के ऊपर एक पटाखा चल जाता था ना, तो पूरे यूरोप और अमेरिका में एक भूचाल आ जाता था पब्लिक के अंदर कि जनाब मार दिया, वो कर दिया, टेररिस्ट उसके ऊपर। कल से रात को इतनी बड़ी बमबारी हुई है जहाँ पे कि मतलब इज़राइल ने 80 लोगों को उन्होंने मान लिया है कि 4 डेथ हैं और 80 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं वो 200 से ज़्यादा लोगों की वो कह रही हैं। 20 कंफर्म कर रहे हैं हलाकतें, और वो मतलब 223-24 लोगों को वो कह रहे हैं कि शदीद ज़ख्मी जो हॉस्पिटल्स में जो है ना सीवियर इंजरीज़ के साथ दाखिल हुए हैं, इतने लोग हैं। लेकिन पूरे यूरोप के अंदर कहीं पे भी इज़राइल के बारे में कोई सिंपैथी का बयान आपको पब्लिक लेवल के ऊपर नहीं मिल रहा वहाँ पे। मतलब एक सिंपैथी तो इन्होंने गज़ा वाली सारी एक जो बहमाना इन्होंने सारी कार्रवाइयाँ की उस पर लूज़ की। सबसे बड़े प्रोटेस्ट गैर मुस्लिम ममालिक में हुए हैं। और दूसरा अभी जिस तरीके से आके देखें, एक सॉवरन मुल्क है उसको आपने पमाल किया सॉवरेंटी को, और जिस तरह बदमाशी की, और फिर ट्रंप का भी जिस तरह का बयान आया था कि हम इससे ज़्यादा लीथल हथियार देंगे, मतलब बदमाशी के साथ किसी को टेबल पे लाना और मुज़ाकरात करवाना, ये तो माकूल चीज़ नहीं है। तो इसमें जो एक जैसे अवाम, जो हम कहते हैं राय अम्मा जो हमवार हो रही होती है, तो वो तो देख रही होती है। और आज का सोशल मीडिया का दौर है, इसमें इसका बड़ा एक क्रूशल रोल है। खालिद साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। इंडिया पाकिस्तान जंग, आपने उसके मतलब अभी वो क्लिप आपका बड़ा वायरल है, उस प्रोग्राम में भी हमने तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले ये डिस्कस किया कि अगला नंबर ईरान का। अच्छा, ये चीज़ तो नज़र आ रही है। एक तासुर हमारे मुल्क में यही है, वो मुशर्रफ वाला जो एक डॉक्ट्रिन चल रही थी सबसे पहले, पाकिस्तान हमें क्या लेना देना यार गैर मुल्की, हम उसको क्यों उसके अंदर करें। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो ऑफिशल्स हैं, पाकिस्तानी मंदूब जो UN में, उसने क्या ज़बरदस्त तरीके से तकरीर की और क्या ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मतलब बहुत उसूली, नज़रियाती और दुनिया के नॉर्म्स के मुताबिक उसने सारे हवाले दे के, मतलब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ था कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और ये जो कार्रवाई है, ये सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की गई, और फिर ईरान की इसराइल की जितनी बदमाशी है उसको उन्होंने सारे उसको प्लेस किया। नंबर 2, आज वज़ीर ख़ारजा का बयान जो आया, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, और ये जो ईरान के ऊपर हमला गोया हमारी सॉवरेंटी के ऊपर हमला है। तो पाकिस्तान का रोल क्या लग रहा है, और इस रोल के अंदर भारत का जो गठ जो हो रहा है इसराइल का, इसमें मतलब आप इस नेक्सस को कैसे देखते हैं कि क्या ये पीछे ये दोनों किसी बड़े मकसद में थे कि एक तरफ पाकिस्तान पे अटैक होना, फिर ईरान पे अटैक होना, ये क्या किसी एक ही स्टोरी की कड़ी है? जी देखें, ये बात तो चलें अभी आम हो रही है कि हमने महीना पहले तकरीबन वो बताया था कि जी ईरान अब उस पर हमला होगा, और ज़ाहिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उसी तज्जिए की बुनियाद पर ये बात कर रहे होते हैं। न रूहानी इन्फॉर्मेशन है, न रूहानी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि इसके साथ एक बात और भी जोड़ें, वो ये कि हमने ये कहा कि जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ये पंगा लिया है, ये इंडिया की अपनी ज़रूरत नहीं थी। ये वो नेतन्याहू की जंग लड़ रहा है मोदी,
और वो इंडिया के अवाम की नहीं लड़ रहा है, ये बात भी उतना ही समझ लें सही कि मोदी जो है वो इंडिया का वफादार नहीं है, वो नेतन्याहू का वफादार है, उसकी खातिर उसने ये जंग लड़ी है। या अहमक है कि वो चलें पुराना हम भी पाकिस्तान के साथ जो है ना अपना कर चुका लें, मौका अच्छा है। तो असलन वो जंग भी जो मोदी ने शुरू की थी वो भी नेतन्याहू की जंग थी, वो कहीं और से प्रोवोक हुई थी। तो हाँ जी बिल्कुल। अब आप ये बात देखें कि वही अल्लाह जब फैसले करता है तो आपको उधर ले जाते हैं जिधर वो ले जाना चाहते हैं। मसला क्या है, आखिरी टाइम पे ईरान आपके साथ आके खड़ा हो गया, उससे पहले वो इंडिया के साथ था, और उसका गुस्सा है इंडिया में कितना शदीद कि उन्होंने उसे सुअर तक भी उसके वज़ीर ख़ारजा को कहा। और क्या पता ये उसी के रिएक्शन में ये जंग शुरू की गई हो कि तुमने उस मौके पे क्यों पाकिस्तान का साथ दिया। और अगर ईरान ये बलूचिस्तान का बॉर्डर सील न करता तो हमें नहीं मालूम कि कितना बड़ी यलगार बलूचिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान पे होनी थी। क्योंकि ये जिस तरह का इंडिया का गुस्सा जाहिर हुआ है ना, उससे पता लगता है कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग फेल हुई है, और उस प्लानिंग के फेल करने के पीछे ईरान का दखल है, उसका किरदार है, और वो इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि वो इंडिया के साथ किसी मामले में ऑन बोर्ड था और आखिरी वक्त में यू टर्न लेके वो पाकिस्तान का हमायती बन गया। मतलब ये दोनों बॉर्डर्स जो है पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग थे। ईरान का बॉर्डर भी, अफगानिस्तान का, इन दोनों को सेटल किया गया है। चल उसको अभी हम नहीं छोड़ते, और फिर लंबी कहानी हो जाएगी। हम किसी थर्ड प्लेयर की भी बात नहीं करते, अभी सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये हुआ है, ठीक है, ये फैक्ट है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने अपने वो पासदारान लगाए, बॉर्डर सील कर दिया, यानी हमें पीछे से सिक्योर कर दिया, हमें कोई ख़तरा नहीं रहा। जो अंदर थे लेकिन कोई आ नहीं सकता। अब आप ये बात सोचें कि ईरान में चलें इजराइल नहीं आता, लेकिन ऑर्डर टूट जाता है, यानी ये कि ये मौजूदा रजीम ख़त्म हो जाती है और कोई नई रजीम वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती, तो ईरान एक खुला इलाका बन गया, वहाँ मोसाद भी खेलेगी, रा भी खेलेगी। तो ये सबसे ज़्यादा फिर नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। यानी वो जो अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें हो रही थी वो सारी शिफ्ट हो जाएंगी सिस्तान में। और पाकिस्तान के अलावा चाइना का भी है, तो उसको मैं भी नहीं डाला, उसको मैं सिर्फ आपको इधर की बात बता, पाकिस्तान की सालमियत है। अच्छा, अब एक मसला तो ये हो जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए हो गया। अब दूसरी तरफ आप देखें कि अगर इंडिया को मौका मिल जाता है पाकिस्तान के खात्मे का, तो ये सारा आगे जाके प्रेशर ईरान पर पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा। अभी ईरान को पता लग गया ना कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हमें 2000 से पता है कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उससे पहले भी होंगे लेकिन हमें 2000 से साफ पता है। वैसे तो पहले इसकी वो डांडे मिल जाते हैं। 1967 में बिन गौरियान ने बयान दिया था कि हमें पाकिस्तान से ख़तरा है, और इसी वजह से ख़तरा है, और इस मामले में हमारा नेचुरल अलाई अगर कोई है तो इंडिया है, ठीक है। तो बाकी आप समझ लें इस बात को, ये उसका ऑन द रिकॉर्ड है बयान। तो मैं ये बात बता रहा था आपको कि अब ईरान को भी तो समझ आ गई है ना कि भाई वो इंडिया के साथ दोस्ती करने चला था तो वो किसका दोस्त है। तो नुकसान इस मामले में पाकिस्तान का भी है अगर ईरान डिस्टेबल होता है, और नुकसान ईरान का भी है अगर पाकिस्तान डिस्टेबल होता है। तो इसका लाजमी तरीका नतीजा क्या है, दोनों के मफादात मिल गए हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करें। और अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 93 कौन सा दौर है। 89 में रूस टूटा है और सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ की हैसियत जो है ना वो अमेरिका को हासिल हुई, उसका दिमाग ख़राब हो गया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका की हुक्मरानी पूरी दुनिया पर तसल्लुत ये था। उस मौके पे डॉक्टर साहब ने एक तकरीर की थी 93 में, और ये तजवीज़ पेश की थी डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कि अच्छा उस वक्त उन्होंने शुमाली कोरिया का नाम भी लिया था, और आज ईरान के साथ आके शुमाली कोरिया सबसे पहले खड़ा हुआ, सबसे पहले बयान उसका, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि वो तो शुमाली कोरिया तो साइड पे हो जाता है, चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन पर मुश्तमिल एक ब्लॉक बनना चाहिए। ये 3 मुसलमान मुल्क, एक ये, और इसमें हिंदुस्तान को भी शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान भी को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना बड़ा ब्लॉक बन जाएगा कि ये इस वर्ल्ड ऑर्डर के मुकाबले में एक बहुत बड़ी मज़ामती तहरीक खड़ा कर सकता है। इसके तनाजुर में डॉक्टर साहब ने 2 तजवीज़ें दी थी जो दोनों मुतनाज़ हो गई ठीक है ना, कि इंडिया के साथ सेटलमेंट में सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, तो उसको किसी तरह हल करके तो इंडिया के साथ हमारा जो है ना
और मिसाल ये दी थी कि भाई आपका यहूद व नसारा से मुकाबला हो तो मुशरिकीन के साथ सुलह की जा सकती है, वो सुलह हुदैबिया की तरफ इशारा किया था। ठीक है, तो कुछ देख के भी अगर सुलह होती है तो वक्ती तौर पे कर लेनी चाहिए, ये बड़ी मुसीबत आ रही है इससे बचने के लिए। तो वो उस वक्त कश्मीर का जहाद बहुत वो था, उरूज पर था, तो वो चीज़ मुतनाज़ हो गई कि डॉक्टर साहब गिव एंड टेक की बात क्यों करते हैं, याद आ गया होगा वो सारी बात। अच्छा, दूसरी जो चीज़ डॉक्टर साहब ने की थी वो ये कि ईरान के साथ जुड़ने के लिए मसला है मसलकी। तो उस मौके पे डॉक्टर साहब ने एक ख़िताब किया था, वो फिर एक किताबी सूरत में शाया भी हुआ था, शिया सुन्नी मुफाहमत, और डॉक्टर साहब ने विजिट भी किया था। वो अलहदा से मुतनाज़ हो गया। कई लोग उस वक्त तंजीम छोड़ गए थे, मतलब इस पे नाराज़ होके कि ये शिया ऐसे हैं। और आप आजकल वो सारी बातें दोबारा सुन रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हुआ ना कि उनके करीब जाने में ये मसलकी इख्तिलाफ जो असल में वो जो हमने अभी बहस किया उसके नतीजे में ज़्यादा शदीद हुआ था। यानी सिर्फ पराए नहीं नाराज़ हुए थे, अपने भी नाराज़ हो गए थे, जिन्होंने बाद में डॉक्टर साहब की किताब छापनी भी बंद कर दी, ये वाली अब नहीं छापी जा रही है। हाँ, तंजीम की मौजूदा किताब नहीं छापी जा रही। तो यानी इनकलाब ईरान से पहले आपके अगर ईरान के साथ ताल्लुकात हैं तो पाकिस्तान में सुन्नियों को कोई तकलीफ़ नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन इनकलाब के बाद असल में मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें गलती ईरान की है कि उन्होंने बहुत ही जारियाना पॉलिसी इख्तियार की, जिसके रद्द अमल में फिर इधर ये पैदा हो गया। आप अगर ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान में फ़िक़्ह जाफरिया नाफिज हो जाए, या पाकिस्तान ये कोशिश करे कि ईरान में फ़िक़्ह हनफी नाफिज हो जाए, तो ये इम्काना ख्यालात हैं। तो दोनों हाँ को एग्जिस्टेंस के लिए भाई उनके लिए वो, आपके लिए ये। और अच्छा, ये अब एक बात देखें होती है किसी एक लेवल पे जब बात होती है, डॉक्टर साहब ने ईरान का दौरा भी किया और उस दौरे में उन्होंने ईरानियों के सामने ये बात रखी कि भाई ये पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अहले तशय्यो है। ठीक है, आप अगर उन्हें ये समझा लो कि जो आपने सुन्नियों को हुकूक दिए हुए हैं, ये हुकूक वहाँ पे अहले तशय्यो अपने लिए कबूल कर लें तो ये रुकावट दूर हो जाएगी। ठीक है, जो उधर ईरानी जो लोग उनके साथ थे उन्होंने इत्तेफाक किया इस बात से, ये भी तय हुआ कि पाकिस्तान में जाके फलानों से इस तरह यानी ये बात आगे बढ़ाई जाएगी। ये पाकिस्तान के अहले तशय्यो को गवारा नहीं हुआ। ये जो एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान में है ये ईरान में नहीं है। सही, ठीक है। तो जब वो जिन लोगों ने ईरान को नहीं देखा तो वो तो यही समझेंगे कि दोनों एक ही हैं और एक जैसे ही हैं। पाकिस्तान में कोई भी शय जब पहुंचती है ना, मतलब ये JF-10 ही नहीं नए बन जाते मसलक भी नए बन जाते। अच्छा खालिद साहब, एक दिलचस्प बात है, कुछ अर्सा पहले एक ईरानी से मेरी बात हो रही थी, तो यही मसलक की हवाले से, तो उसने कहा कि जो ईरान में मसलक की शिद्दत पसंदी है, उसने कहा कि वो दो उसके जो है ना वो जड़ें हैं। जो कदीम जड़ है वो तो आई थी आज़रबाईजान से, जो सफ़वी लेके आए थे। हाँ, सफ़ियों ने जो है ना वहाँ से, उसने कहा वो आज़री थे सारे, वो ईरानी नहीं थे। और उसने कहा कि जो नई लहर है ये हिंदुस्तानी है। जो खुमैनी साहब थे ये बुनियादी तौर पे लखनऊ से जो है ना माइग्रेट किए थे वहाँ से, और ये वहाँ से गई है। इसने शिद्दत पसंदी जो है ना ईरान के अंदर की, ये ईरान शिद्दत पसंदी आप देखें हिंदुत्व में भी आपको नजर आएगी। हाँ। जितनी फ़िरकावारियत मुसलमानों में मुख्तलिफ मसलकों फ़िरकों में, ना अरब में आपको नज़र आएगी, ना तुर्की में नज़र आएगी, ना मिस्र में नज़र आएगी। ये भी खासा सिर्फ इधर, ये इधर कोई स्पेशल मसाला है, मिर्चें ज़्यादा खाते हैं। यहाँ अहले हदीस भी शिद्दत पसंद, यहाँ देवबंदी मतलब ऐसे अहले हदीस जो आपको इधर मिलेगा ये आपको अरब में भी नहीं मिलेगा। हाँ, हनफी भी शिद्दत पसंद, हनफी भी शिद्दत पसंद, हाँ, और लिबरल भी शिद्दत पसंद ये नहीं है कि... तो ये मेरे खमीर में शिद्दत पसंदी जो है ना रची बसी है वाली कैफियत है। तो वो बात हम ये बता रहे थे कि असल में यानी ईरानी मौक़िफ़ कोई और होता है, यहाँ वाले उसी में एक बात और भी है, वहाँ तो जुलूस नहीं निकालते हैं, ये मारपीट ये जो वो बनी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब इधर ही की हैं, खासे हैं, लेकिन इतनी गहरी हैं कि ईरान भी इनके खिलाफ बात नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसकी आवाज़ उखड़ जाएगी। फिर उसको भी कहेंगे कि ये जो है ना मौलवियों से मिल गया है या सऊदियों से मिल गया है, वो अभी हो गया है। अरे बात उन्होंने फिर अपना इन्फ्लुएंस काम करने को उनको, तो ज़ाहिर है उन्हें भी यहाँ लॉबियाँ चाहिए होती हैं, इनको साथ लेके चलना होता है, पैसे भी देते हैं बेचारे, तो ज़रूरत है ना। तो खैर बात हम ये कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान, और जैसे इसराइल और हिंदुस्तान फितरी इत्तेहादी हैं, इस तनाजुर में मजबूरी बन गई है इन दोनों मुल्कों के कि आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। सही। अच्छा, उसमें हमने ये बात कही थी यार कि पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए। आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ दिया है, यानी वो उन उम्मीदों पे पूरा उतरा है पाकिस्तान तवक्कुआत पर।
रह गई ये बात कि फ्रंट लाइन पे जाके हम लड़ना तो मुमकिन नहीं होता। सही। ठीक है, लड़ना तो आपने होता है। अब आप इस चीज़ को यूँ देखें कि भाई इंडिया ने हम पर हमला किया, अगर हम ही ना लड़ते तो चीन हमारी क्या मदद करता है। सही बात। और इसको तकाबुल में देखें ना, 9/11 के बाद जैसे आज हाफिज साहब खड़े हुए हैं, अगर परवेज मुशर्रफ खड़ा हो गया होता तो क्या चीन साथ ना था। ठीक है, 1965 में 17 दिन की जंग के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने की बजाय अयूब खान कहता हम घास खाएंगे मर जाएंगे, तो क्या चीन मदद को ना आता। जब आप खुद ही लड़ाई बंद करने के लिए मरे जा रहे हो, कोई आपकी मदद क्यों करेगा। जब आप खुद ही लेटे जा रहे हो, कोई क्या करेगा। और आपके अंदर कोई जो है ना वो खड़े होने का वो हो ही ना, मतलब आप कैलिबर ही ना हो, आप वर्थ ही ना हो, तो फिर कोई कैसे मदद करेगा। और अफगानियों ने भी अपनी लंगड़े घोड़े के ऊपर तो कोई नहीं सवार होता। अफगानियों ने भी अपनी वर्थ प्रूफ की, तो तब उसके बाद CIA ने भी पैसे दिए और हमने भी उनकी मदद की। पहले तो अफगानी खुद खड़े हुए थे रूस के खिलाफ, और निहत्थे खड़े तो हुए। पहली दफ़ा तो आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ती है, फिर आपको मदद भी मिलना शुरू हो जाती है। अभी ईरानी, आपने एक हफ्ता बहुत अच्छा बताया, अगर हफ्ता निकाल जाते हैं ना ये, और अब निकालते नज़र आ रहे हैं, तो फिर मदद शुरू हो जाएगी। वो जो आपने चीन का और ये हुआ वाला दिया ना, ज़रूरत है भाई सबकी, क्योंकि ये इसने तो सबको गंद डाला हुआ है, पूरे इलाके में फितना पैदा किया हुआ है दोनों ने, इधर हिंदुत्व वालों ने तो उधर यहूदियों ने। तो ये सफाई हो जाएगी इस इलाके से। तो खैर वो एक अलग बहस है, उसको हम उधर लेके चलेंगे। लेकिन ये कि इस वक्त अब ज़रूरत ये है कि ईरान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये ज़रा अपने मसलकों से, नेशनलिज्म से ऊपर उठ के को एग्जिस्टेंस की सूरत पैदा करके मुश्तरका मफाद को सामने रखते हुए, कन्फेडरेशन की बात बहुत अर्ली है, अपने मसाइल भी हल कर लेना। आपने जिस हद तक एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते, कम अज़ कम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और जितनी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें। अच्छा खालिद साहब, इसमें एक चीज़ और भी अगर आप ऐड कर लें कि इस दफ़ा एक ख़ास चीज़ हमें ये भी नज़र आई है कि कम से कम सऊदीया का एक अच्छा बयान जो है ना इस मौके के ऊपर आया है। असल में सबको एहसास हो गया है, यानी सऊदीया को भी इस वक्त हमें उसके माजी के आईने में नहीं देखना चाहिए, नई रोशन उसमें देखना चाहिए कि उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि इजराइल के अज़ाइम क्या हैं। और मुझे ये लगता है कि मतलब इस मामले में अब वो भी सोचेंगे, तो अच्छी बात है। वो अपना एक इत्तेहाद बनाए, एक इधर ब्लॉक बन जाए, तो ये दो जो है ना पोल बन जाएंगे रेजिस्टेंस के, और बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक दूसरे के साथ ताउन भी करें, ये अजम अरब की तकसीम ख़त्म करें, और इस मुश्तरका दुश्मन देखें। खौफ एक ऐसी शे कि जो कहते हैं ना कि शेर और बकरी को एक जगह पे जमा कर देते हैं, तो उम्मत मुसलमान को एग्जिस्टेंस और का मसला खड़ा है, ठीक है ना। तो किसी की हुकूमत नहीं रहनी है, सबकी बारी है, सबकी बारी आनी है। तो फिर जो है ना सर्वाइवल किस में है, मुत्तहिद हो जाने में। तो मुत्तहिद होने के लिए वो अब तो खैर ईंटों और ब्लॉकों की दीवार बनती है ना, पहले पत्थरों की बनती थी। तो जब पत्थरों की बनती थी तो एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रखने के लिए तराश खराश करनी पड़ती है ना, उसके बगैर वो फिट नहीं होता। तो ये जो बुनियाद मरसूस हमने जो शुरू, पता नहीं हमने नाम ये सारा कुछ सोच के किसने सोचा होगा इतना, लेकिन ये आपने अगर पूरी उम्मत की बुनियाद मरसूस बनानी है सब ईंटों को, तो हर एक को कुछ न कुछ तराश खराश जो है ना अपने अंदर से करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुनियाद मरसूस बनेगी। मसलक की इस शिद्दत के साथ आप एक नहीं हो सकते, तो थोड़ी मसलक में भी नरमी पैदा करनी पड़ेगी, नेशनलिज्म में भी नरमी पड़ा। वो परवेज मुशर्रफ की आप बात कर रहे थे, देखें वो एक फ़िलासफ़ी थी सबसे पहले पाकिस्तान, यू टर्न, नज़रिया पाकिस्तान नहीं, अब हमारा नेशनलिज्म है, ठीक यही कुछ था ना। क्या दिया उसने 20 सालों में या 25 साल कह लें, मोराल ज़ीरो पे आ गया, सही, कौम के अंदर कोई एतमाद ही नहीं रहा। कोई सबसे बड़ी बात यह है कि आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो गया, हमारी शनाख्त ही नहीं रही, छोटी शनाख्तें खड़ी हो गई, पंजाबी शनाख्त खड़ी हो गई, सिंधी शनाख्त खड़ी हो गई। ये इस लेवल पे ये लोग तजिया नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि ये आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हुए, इसलिए कि जो शय बाइंडिंग थी वो नज़रिया पाकिस्तान था, उससे परवेज मुशर्रफ की हिकमत ने किनारा कशी इख्तियार कर ली, तो जो रस्सी जिसने बांधा हुआ था वो आपने खोल दी। अब वो बांधने के लिए आपको पावर इस्तेमाल करना पड़ी, फौज की। तो जब फौज की पावर से आपने वो काम कर, तो दो बातें हुई। पहली बात ये हुई कि भाई एक मोटिवेशन होती है ना, इंस्पायरेशन होती है, वो फौज के अंदर नहीं थी, तो उसकी जगह पे फिर आपने खुल खेलने का मौका दिया। मतलब वो
करप्शन, ये वो बैरियर टाउन, ये सारा एक ही वक्त में सारा कुछ शुरू हुआ है। ठीक है, और 7 तनख्वाहें, वो प्लाट, ये सारा जो है ना एक लग्जोरियस लाइफ का तस्वूर फौजी की, ये इसलिए कि ये इंसेंटिव, अब वो तो जज्बा तो रहा ना नहीं तकवा और जहाद वाला, तो अब उसकी जगह पे कोई इंसेंटिव देना है ना, जैसे दुनिया में दिया जाता है, तो वो ये इंसेंटिव था। बेहतरीन फ़ौज में मौज, ये इंसेंटिव बन गया। तो उसके नतीजे में अब लड़ाई का जज्बा उस तरह कैसे पैदा होगा? ठीक है, वो ताकत जिसके खिलाफ आपने इस्तेमाल की, तो उधर रिएक्शन पैदा हुआ। जहाँ रिएक्शन पैदा हुआ उसको फैसिलिटेटर मिल गए, इंडिया से भी और हर जगह से, पूरे यूरोप से, सारी दुनिया से। उनको, तालिबान को तो वो नहीं सारी दुनिया कर सकती थी, लेकिन उनको इंडिया करता रहा। और ये जो बलूचिस्तान वाले थे, चूँकि ये लिबरल, कोई इनको मुल्लिद भी बनाया गया, तो इनको जर्मनी भी सपोर्ट कर रहा था, यूरोप भी कर रहा था, फ्रांस भी कर रहा था, बरतानिया भी कर रहा था, और बाकी तो है ही है। इंडिया का आपके सामने आ गया, कुलभूषण आपने कहाँ से पकड़ा? तो ये परवेज़ मुशर्रफ की हिकमत के नतीजे थे जो निकले। वो तो यू टर्न हो गया ना, अब उससे ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ये तो अब नई जो पॉलिसी है, तो ये परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसी से यू टर्न है। वो मौत थी, हलाकत थी। ये अल्लाह ताला ने हमें आग के गड़े के किनारे से बचाया है। व कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, तो तुम तो बिल्कुल तबाही के गड़े पहुंच चुके थे, डिफ़ॉल्ट के नज़दीक आ चुके थे, वहाँ से अल्लाह ने उचक के बचा लिया आपको गोया। तो इस एतबार से उसको दफ़ा बला, वो तो पॉलिसी नाकाम तरीन पॉलिसी थी। सारी गालियाँ इमरान खान को जो है ना वो बर्दाश्त करनी, हम भी उसी के ऊपर सारी तोपें तान के बैठ जाते हैं। इसका असल मुजरिम परवेज़ मुशर्रफ है, इमरान खान तो उसका फल है जो सामने आया। बिल्कुल सही। मिता भाई, अभी ईरान के जो जोहरी हथियार और परवेज़ मुशर्रफ के सारे बयानिए को, अब ये बात तो पूरी पैकेज पूरा चला जाए ना, जी। सारे बयानिए को इंटेलेक्चुअल लेवल पर मजहबी टच के साथ पेश करने वाले जावेद अहमद गामदी और अल्लामा ताहिरुल कादरी। बिल्कुल सही। बाकी छोटे मोटे बहुत हैं, लेकिन 2 बड़े पिलर वो ये 2 थे, इनको प्रमोट किया गया। मिता भाई, जो अभी और दोनों की पकाई खीर इमरान खान खा गया। वो चलें, वो उस दौर में ना 2014 में जब ये धरने के ऐलान हो रहे थे, अभी ये 2013 में इन्होंने कनाडा से स्टार्ट किया, तो एक सियासत नहीं रियासत बचाओ वो एक उस दौरान ना, वो पता नहीं अब अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, तो खालिद साहब ने इस पर तज्जिया किया था। और खैर एंड पे उन्होंने ये कहा था कि खीर पकाने वाले और होते हैं, खाने वाले और होते हैं। यही होता है, तारीख में यही होता है। तो वो बेचारा अब रियासत करते करते चला गया। असल में वो एक शेर है ना, कोई पता नहीं, वो है ना, कोई किसी खीर पकाई जतनों से चरखा दिया जला। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला। वो पत्नी आया कुत्ता खा गया सारी, अब बैठी तू ढोल बजा। सही। मेहता भाई, ईरान का जो जोहरी हथियार हैं, मैंने वैसे एक बात और भी की थी, मैंने कहा परवेज़ मुशर्रफ अकबर है और ये दोनों उसके अबुल फजल और फैजी हैं। जी। सही। तो ईरान का जो जोहरी सलाहियत है, एक बहुत बड़ा यही तनाज़ा है। और मतलब अभी ख़बरें तो ये थी कि ये बिल्कुल मुज़ाकरात इन्होंने तकरीबन इनके फाइनलाइज हो चुके थे अमेरिका के साथ, और ये अचानक इसराइल का बीच में कूद जाना। तो अभी आप समझ रहे हैं, पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या ये लड़ाई एक जोहरी जंग में तब्दील हो सकती है, एक एटमी जंग में? और दूसरा सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट अभी गज़ा और फ़लस्तीन की जो एक जंग चल रही है उस पर क्या पड़ेगा, अभी के जो हालिया वाक़यात हैं? देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये समझ लें कि इसराइल ने जो हमला किया है ना, उससे ईरान की जो जोहरी सलाहियत थी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा अभी तक। मतलब सिर्फ एक जो है वो जगह है जो इस्फहान के नज़दीक उनका एक जोहरी तनसीब थी, उसके बारे में कुछ ऐसी इतलात आई हैं कि इंटरनली कुछ कंटिमिनेशन हुई है केमिकल लेवल के ऊपर। कोई रेडिएशन ओपन जो है ना उसकी नहीं हुई, और बाकी तो किसी जगह पे भी उसकी भी कोई इतला नहीं है। और अगर आपको पता है कि मामूली सी भी रेडिएशन हो तो पूरी दुनिया के अंदर अलर्ट्स जो है ना वो जारी हो जाते हैं और सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। ये भी वाज़ेह कर दें कि ये इसराइल की एक और मुजरमाना कार्रवाई है, क्योंकि किसी भी मुल्क की एटमी तनसीबात के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। वो जो चाइना ने भी ये बात कही है कि भाई जो IAEA के साथ डिक्लेयर्ड जो है ना उसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी एटमी
जो क्या कहते हैं कि असला इस्तेमाल करने के बराबर ही बड़ा जुर्म है। जैसे कि आप किसी के ऊपर एटम बम फेंक दें, इसी तरह का जुर्म किसी ये एटमी है कि तनसीब- किसी एटमी तनसीब के ऊपर आप हमला कर दें, क्योंकि दोनों का रिएक्शन तो एक ही होना है बिल्कुल सही कि वहाँ पे रेडिएशन हो जाएगी और वो सालों तक रहेगी। और और ये वहाँ चीज़ें पे तो उन्होंने इसीलिए declare- दो मुल्क आपस में तबादला करते हैं अपनी एटमी तनसीबात का। अच्छा उसकी बाकायदा लिस्टें जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया हर साल जो है ना अपनी वो करते हैं, और कहीं पे भी उनको, ताकि गलती से भी कोई ऐसा इस्तेमाल ना हो जाए कि उसके ऊपर किया जाए। तो खैर ये एक उसकी थी कि इजराइल ने ये भी कर दिया, लेकिन असल मसला ये है कि इजराइल ने किया क्यों है, ये सबसे मतलब बड़ा एक सवाल है। मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के साथ, और ट्रम्प ये कह रहा था कि यार ये इस बात को समझे, मुज़ाकरात कोई नहीं चल रहे थे, ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह चल रहे थे, मूव था ये गोल करने का, ठीक है ना। ये ट्रम्प ने इंगेज करके रखा हुआ था, और ये सारा जो बिल्ट अप था ना, इसको ये दिखा रहे थे, यानी हमले की तैयारी को इसने डिसीव करने के लिए दिखा रहे थे कि ये प्रेशर टैक्टिस है, ठीक है ना। ये उसे प्रेशर टैक्टिस के तौर पर ले रहे थे। अभी इतवार को मुज़ाकरात उन्होंने हफ्ते के दिन जो है ना वो हमला नहीं, ये कर तो दिया, जुमे के उसने दिन। ट्रम्प ने कह दिया कि 60 डेज की मोहलत थी और 61 पे हमने अटैक कर दिया। तो फिर अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, लेकिन आप देखें ना, अभी एक दिन बाद मुज़ाकरात होने थे ना, तो उससे पहले ही हमला हो गया। तो इसका मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि मेरी और आपकी लड़ाई हो, और मुझे जो है ना समझा रहे हो महताब भाई, और साथ ही मेरा हाथ भी पकड़ रखा हो, और आप आके शुरू हो जाओ। सही ये इसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है जो खालिद साहब ने एक नुक्ता, एक दूसरा और नुक्ता इसमें ये है इसराइल कि और अमेरिका की एक और साजिश थी जो अभी नाकाम हुई। बहुत अहम बात है ये, जी जी, कि असल में अमेरिका के खुद बराह रास्त हमला करने का जवाज़ नहीं है, मौजूद ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका को तो कोई ख़तरा नहीं था इससे, ईरान से। ख़तरा अगर था तो इसराइल को था, जो प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन वाला नया इन्होंने बदमाशी निकाली है उसके तहत। तो इसराइल और अमेरिका ने इस मंसूबे को यूं चलाना था कि इसराइल आके इश्तियाल दिलाए ईरान को, और ईरान जवाब में इसराइल का कुछ नहीं कर सके तो अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए कोई इराक़ में अमेरिका की जो है ना इंस्टॉलेशंस के ऊपर कहीं इधर ये कुछ करे, और ये जवाज़ बन जाए अमेरिका के हमला करने का। और ना सिर्फ ये जवाब बन जाए, बल्कि उल्टा जो है ना, जो अरब पूरी दुनिया है उनके लिए भी हो जाए कि ईरान ने जो है ना उनकी सरजमीन के ऊपर हमला किया, ठीक है ना, वो भी एक बन जाए उसमें। और अभी तक ये भी जैसे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा हिकमत अमली के साथ इंडिया से लड़ा है, ऐसे ही ईरान ने भी ये वाली गलती नहीं की। बिल्कुल आमतौर पर रिएक्शन में इस तरह की गलतियाँ होती रही हैं पहले। और बल्कि खालिद साहब इसमें तो ये चीज़ भी, मतलब बहुत सारे तजियाकारों ने ये कहा है कि जो मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करने का, बेसिकली उनकी असैसिनेशन करने का जो मंसूबा था, वो इसीलिए बनाया गया था कि ऊपर की लीडरशिप चली जाएगी तो नीचे से एक जज्बाती रिएक्शन आएगा, और उसके अंदर जो कुछ भी उनके जो है ना सामने आएगा वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, और उसका फिर जो है ना वो ब्लो बैक उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ कहना चाह रहा था कि खालिद साहब, असल में एक नेतन्याहू जब ये कर रहा है ना, तो उसके पीछे एक और चीज़ ये है कि नेतन्याहू की जितनी पॉलिसी थी ना गज़ा वाली, वो बुरे तरीके से नाकाम हो गई है। आप देखें कि आपने जो है वो 2 साल होने वाले हैं, 2 साल से एक छोटे से खित्ते के अंदर जिसमें चंद जो है ना लाख लोग रहते हैं, और जिसका रकबा रावलपिंडी शहर से भी कम है, तो वहाँ पे आप 2 साल से मारे जा रहे हैं, आपने 60,000 लोग मार दिए, लेकिन एक भी टारगेट आप अचीव नहीं कर सके। आपने वो बंदेबाजी आप ना बंदेबाजी आप करवा सके, ना आप हमास को जो है ना वहाँ पे शिकस्त दे सके, ना कुछ कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर आपकी भद उड़ गई, लेकिन आपने कुछ नहीं अचीव किया। अब इंटरनली जो है ना वो हालात ख़राब हो रहे हैं अंदर। एक तो जंग से बैकआउट करना है, कैसे ख़त्म की जाए ये जंग? अगर आप ख़त्म कर लेते हैं तो शिकस्त है। शिकस्त का मतलब ये है कि सिर्फ नेतन्याहू नहीं, बल्कि जो वहाँ पे दाएं बाजू की पूरी सियासत है वही ख़त्म होती है। जिस तरह का मोदी साहब का है कि वो आज भी नहीं मानने को तैयार कि हमारा कोई जहाज़ गिरा है, इसलिए कि हिंदुत्व की सारी सियासत ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। यही सूरत हाल इजराइल के अंदर है, और ये चीज़ अब वहाँ पे हो रही है। वो कहते हैं कि जी नेतन्याहू ये चाहता था कि वो ईरान के ऊपर एक अटैक करे, उसमें ईरान जो है ना वो उसको बुरे तरीके से जो है ना वो
नुकसान पहुंचाया जाए। और उसके जवाब में जो है ना अमेरिका, जो खालिद साहब ने बात की है कि वो भी कूद जाए, अरब कूद जाए और ये लड़ाई जो है ना अरबों की और अमेरिकन की बन जाए, इजराइल आराम से बीच में से निकले और उसके बाद इसका क्रेडिट लेके नेतन्याहू साहब जो है ना हुकूमत डिसॉल्व करके ईरान इलेक्शन घुटने में घुटने टेक के जो मुज़ाकरात के लिए भीख मांगने लगे, मतलब जो भी वो उसकी सूरत बने ना कि वो मतलब ईरान का वो एक फतह चाह रहे थे, जैसे वो मोदी ने कहा इन्होंने तो पलट के वार ही कर दिया। हाँ। वो हमला ही कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला करना शुरू कर दिया। तो यही काम जो है ना वहाँ पे बहुत गलत किया पाकिस्तान ने। तो आप मतलब अगले के जो है सांस बंद कर दो और अगला जो है चीख भी ना मार सके। नहीं, पाकिस्तान ने बहुत गलत किया। तो वो गलती अब ईरान ने भी कर दी है। अब मसला ये है कि वो जो आप कह रहे थे ना कि गजा जंग को इस वक्त मतलब इसराइल के अंदर ये एक कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि भाई इससे अब मज़ीद कुछ नहीं निकाल सकते, आपने इंतहा करके देख लिया। आपने इसराइल की जो साख पूरी दुनिया के अंदर मजलूमियत की बनी हुई थी उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया आप कहीं दुनिया के अंदर। मैं पिछले दिनों एक वो देख रहा था कि एक यहूदी वो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर जा रहा है और लोग बोतलें मार रहे हैं उसे, आम लोग जो है ना उसके यहाँ तक। और फिर वो मतलब छोटी सी एक रिपोर्ट थी उसके अंदर उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए बाहर निकलना, लोग थूकते हैं मुँह के ऊपर और लोग जो है ना गालियाँ देते हैं चलते हुए। ये एक आम उसका यही हाल यूरोप का है कि आप देखें कि इजरायली जो नेदरलैंड के अंदर फुटबॉल का मैच था तो इजरायली जब वहाँ पे गए तो आम लोगों ने उनको पीटना शुरू कर दिया वहाँ पे। और ये एक पब्लिक जो है ना वो सेंटिमेंट ऐसे बन गए हैं, हुकूमतें जो मर्जी कर रही हैं, लेकिन इस चीज़ का एक बहुत बड़ा, लेकिन इसके अगेंस्ट आपने हासिल क्या किया वो आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। आप वहाँ से अब उस जंग को आपने ख़त्म करना, अगर आगे चलाते रहते हैं तो मज़ीद साल और गुजर जाएगा, फिर भी आपको कोई तवक्को नहीं है कि वहाँ से आप कुछ ले सकेंगे, लेकिन उससे आपकी साख मज़ीद जो है नीचे गिरती। अब उस जंग से बाहर निकलने से पहले आपको थोड़ा सा एक जो है ना ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था। तो आपका ख्याल था कि ये ईरान के ऊपर हमला कर लेंगे, वहाँ की जो सूरत हाल बनेगी वो हमारे लिए हो जाएगा, तो हम अगले जो है ना इस जंग को ख़त्म कर लेंगे, हम कहेंगे बड़ी फतह हो गई है, ख़त्म हो गया है, चलो इसकी तरफ लोगों की तवज्जो हट जाएगी। अब ये मज़ीद जो है वो एक ब्लो जो है उन्हें फेस करना पड़ा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो नेतन्याहू बहुत ही जो है ना वो कमज़ोर पोजीशन पे चला गया है। और ये हो सकता है कि इस वक्त इज़राइल के अंदर अभी ये सूरत हाल ज़ाहिर है मतलब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो जिस तरफ ये चीज़ें जाती जा रही हैं ना कि ये हो सकता है कि अब जो है इज़राइल के ऊपर हुकूमत टूट जाए किसी भी वक्त, अगले 10 दिन 15 दिन महीने के अंदर, और फिर उसके बाद जो है ये गज़ा वाली जंग भी ख़त्म हो और इज़राइल के अंदर बनने वाली नई हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल इसकी एक 180 डिग्री का हमें यू टर्न उसके अंदर वो हो, उसको बैकआउट करना पड़े बहुत सारी चीज़ें अपनी। हम जंग नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, जो जंग तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है जंग का, असल मसला ये है कि जो स्टैंस लिए हुए हैं अंदर जो गैर कानूनी बस्तियां जो कर रहे हैं, जो जिस तरीके से ज़मीन ग्रैब करने का वो जो है, तो इनसे इज़राइल को अब जो है वो मुस्तकबिल में आपको बैकआउट होता हुआ नज़र आएगा, या फिर इज़राइल जो है ना दूसरा तरीका है कि अगर ये नहीं करता तो इज़राइल के अंदर एक खाना जंगी की कैफियत जो है ना वो देखने को नज़र आ सकती है वहाँ पे। खालिद साहब आखिर में बस ये बताइए कि लग ऐसे रहा है जो इंडिया की वॉर पाकिस्तान की ख़त्म हो भी नहीं हुई, अब अगर मिज़ाइल या तैयारे ईरान तक पहुँच सकते हैं फ्यूलिंग करके शाम तक, तो पाकिस्तान भी अब ज़्यादा दूर का हदफ नहीं रहा। तो पाकिस्तान का मशरक़ी और मगरबी दोनों बॉर्डर यहूदो हनूद हम ये तो कहते थे, लेकिन ये एक अमली तस्वीर बन रही है। तो पाकिस्तान को बतौर रियासत क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी तो आप मसले आपने कहा कि मसलकी मसले हल करें, यहाँ तो सियासी मसले हल नहीं हो रहे, मसलकी तो बात की चीज़ है, सियासी हालांकि कुछ नहीं होते। तो बतौर कौम क्या अभी हमें बस खुश हो जाना चाहिए, जश्न मना लेना चाहिए, या ये है कि हमारे लिए भी लम्हा फिक्री है? नहीं, अभी मसाइल बहुत सारे हैं, जंग ख़त्म नहीं हुई है। ये जैसे एक दफ़ा हमने पहले भी कहा था, वो तो बैटल थी जिसमें अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है और बहुत फैसला कुन तरीके से किए। वो जंग का इख्तिताम भी साबित हो सकती है मुस्तकबिल में, पता चले कि भाई वही फैसला कुन हो गया काम। सही। लेकिन ये कि अभी ख़तरे से काम ख़त्म तो नहीं हुआ, यानी अभी इंडिया का भी दोबारा ख़तरा भी है, और जैसे आपने बताया कि इजराइल की तरफ से भी ख़तरा हो सकता है, और वो तो जगह वो सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद है।
और लेकिन ये जो हमें थोड़ा मौका मिला हुआ है, हाँ अभी चलें, ब्रीदिंग स्पेस मिली है ना, इसमें कंसोलिडेशन, इंटरनल कंसोलिडेशन की हमें जो है ना फोकस करना चाहिए। सही। ये नहीं कि उधर से गाफिल हो जाए बाहर से, लेकिन ज़्यादा एम्फेसाइज इस पर करना चाहिए, दाखिली इस्तेकाम भी, दाखिली इस्तेकाम पर। इसमें देखें कुछ चीज़ें अभी भी गलत हो रही हैं। सबसे ज़्यादा ये जो भी एक लोगों के अंदर जो महंगाई और टैक्सेस का जो कुछ भी है ना, अच्छा ये अगर हमारी दिफाई ज़रूरत के लिए हो ना कि भाई हमें मिज़ाइल बनाने के लिए ये पैसे चाहिए, पैसे दो, तो बंदा पेट पे पत्थर बांध के भी देते हुए खुशी महसूस करेगा। हाँ तो एलानिया करें, ठीक है। लेकिन अगर ये अशराफिया के अयाशियों के लिए हो, 600% इजाफे के लिए, ब्यूरोक्रेसी की अयाशियों के लिए हो, तो ये फिर देखें ना, ये ऊंच नीच का ये तस्वुर जो है ना, ये दूरी और बोध पैदा करता है, सही, बल्कि नफ़रत पैदा करता है, ठीक है, एक कश्मकश को जन्म देता है। ये इससे फिर इस्तेकाम किधर से आएगा, बुनियादें मरसूस किस तरह बनेंगे कि आप तो जनाब किसी और सैयारे की मखलूक हो, ये जो है ना ज़मीन के कीड़े मकोड़े हैं। तो ये इस चीज़ से रियासत को बाहर निकलना चाहिए, पहली बात तो ये है। बाकी बातें बात की हैं, पहली ये है। दूसरे नंबर पे मुझे एक ये बात कहते हुए थोड़ी झिझक महसूस हो रही है, बहुत बड़ी बात मुझे लगती है ये बात कहना कि मैं ये कहूँ कि फ़लाने को इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे कुछ महसूस ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जो हुकूक का तस्वुर है ना, इसको सामने रख कर, आज़ादी इज़हार का, और इसको सामने रख कर एक है गवर्नमेंट की मुखालफत करना, हुकूमत वक्त की मुखालफत करना, ठीक है, इसका आपका राइट है, सही। एक है रियासत की मुखालफत करना, इसका आपको कोई राइट नहीं है। एंटी स्टेट होना, एंटी गवर्नमेंट होना, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है ना। मैंने वो जो कहा ना, मुझे झिझक होती है ये बात कहते हुए, मुझे ये महसूस होता है इस पे हमारे जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक क्लियर नहीं है। जो 9 मई को जो वारदात डाली गई है वो कोई एंटी गवर्नमेंट या एंटी कोई इस्टेब्लिशमेंट वारदात नहीं है, वो एंटी स्टेट वारदात है। एंटी स्टेट एक्टिविटी को स्टेट, फेल्ड स्टेट ना हो तो कोई स्टेट नहीं बर्दाश्त करती। सही। तो या तो इस चीज़ की, यानी इस फ़र्क की समझ वकीलों को भी नहीं है कि वो जाके जजों को कायल कर सकें। जजों की और मसरूफियात हैं तो वो भी अपनी जगह पे भी नहीं सोचते कि यार ये मसला क्या है। तो ना इस तरफ इसका वो शऊर है ना उस तरफ है। तो पहले तो ये क्लैरिटी लेके आए ना, हर इदारे में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि जो आज़ादी है वो हुकूमत पर तनकीद करने की है। रियासत मुखालिफ पॉलिसी की इजाज़त किसी जमात को नहीं होती। सीधा सीधा जो है ना, या तो वही माफ़ी वाली बात है, नहीं तो बैन होना चाहिए। नहीं तो ये तो कल जिसको भी दिल आएगा तो वो ये काम शुरू कर देगा। और ये एक्टिविटी क्या है? ये वही ईरान वाली एक्टिविटी है। आप अगर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमलावर हो सकते हो मियाँ वाली में, GHQ में, तो राइशगाह के ऊपर भी तो हमलावर हो सकते हो, जैसे कि ईरान में हुआ है। या वो इंटेलिजेंस दे सकते हो तो नहीं देंगे क्या? देंगे। मतलब जो गैज़ो गज़ब हमें नज़र आ रहा है, जो एक रिएक्शनरी बिहेवियर है, तो उसके अंदर तो वो हर काम कर, नेगेटिविटी में हर काम कर गुजरेंगे जो भी उनके ज़िम्मे आएगा। वो से दुआएं कर रहे हैं कि भाई जहाज़ क्रैश हो जाए, बंदा मरे। तो अगर कोई फैसिलिटेट कर दे, वो जैसे नहीं उनको खुदकुशों को फैसिलिटेट करते थे, आके फट जाते थे, तो वही कैफियत इनकी हुई है ना। तो इसको मतलब ये कोई बहुत बड़ा एक्टिविटी नहीं होती। आप 10 आदमियों को, जैसे होते हैं ना, आप स्कूल में बच्चे शोर करते थे तो मास्टर साहब आते थे या कोई मास्टर साहब आते थे, वो 2 बच्चों की फेंटी लगती थी, बाकी सब चुप होकर बैठ जाते थे। लेकिन वो फिर फेंटी होनी चाहिए, मतलब वो फिर पता लगे, वो जो होती है ना, फिर कोई सज़ा उस तरह की हो कि जिससे पता चले। तो एक तो ये है, यानी सिर्फ BLA ही नहीं है, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये बहुत बड़ी एंटी स्टेट एक जो है ना वो चीज़ को जन्म दे रही है। फिर पेनिट्रेशन, आपके अंदर अभी तक मतलब फ़ौज भी पूरी तरह पाक नहीं हुई है। वो एक किसी जनाब एक जो है ना, हमारा वो कोई अफसर जो है ना, उनकी बेगम किसी को बता रही थी कि ये फ़ौजी बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे, वो तो एयरफोर्स ने कमाल कर दिया, तो उसके बाद इनकी जान में जान आई है। अब देखें,
वो तस्वुर ये था उस बंदे के बारे में कि ये जो है ना, ये कोई पॉलिटिक्स में इसकी दिलचस्पी नहीं है। मैंने पक्का जो है ना, ये खान साहब का बंदा है, यही कवर होता है कि मेरा पॉलिटिक्स में कोई वो नहीं है। तो ये इस जो है ना डमाडोल कैफियत के साथ आप वो वाला जो है ना अज़्म और वो जो कन्विक्शन होती है, जो डिवोशन पैदा करती है, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये बहुत बड़े ख़तरे की बात है, इसको क्लियर करना। ये बातें सारी बाद में आती हैं कि जी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में क्या कमज़ोरियाँ थी। भाई इसराइल से अच्छा तो नहीं हो सकता ना, तो उधर भी ठकाठक बज गए ने। तो ये कौम को तैयार करें, वजह करते हैं भाई जंग में ये सब कुछ होता है, शोर में मत मचाया करो, और एक्सरसाइजेज करवाएं लोगों की, ताकि पता चले भाई ये एक ज़हनी तैयारी यूँ भी होती है ना कि भाई आया कोई आपके मोहल्ले में, उधर किसी ने लेक्चर दिया कि भाई बम गिरे, तबाही हो जाए, आग लग जाए, कैसे करना है, भागना है तो कैसे भागना है, बचाना है किसी को, फर्स्ट एड कैसे देनी है, हॉस्पिटल कैसे जाना है, जहन खुद बनते हैं। ठीक है ना? ये काम अब सिर्फ बॉर्डर के एरियाज तक महदूद नहीं, अब तो जंग आपके मेन, अब दो कौमों की जंग होगी, ये सीधी सीधी बात है। ये दो फौजों की जंग नहीं होगी, ये अब दो कौमों की जंग होगी, और कोई भी जगह महफूज उसके लिए तैयार करना चाहिए, कोई जगह महफूज नहीं होगी। उससे आगे ये है कि जो है ना, जो अब अपने जो भी मज़ीद सामान लेना है, जहाज़ लेने हैं, जितना जल्द अज जल्द ये सब कुछ हो सकता है, ये अल्लाह ने जो बीच में मौका दिया हुआ है, और सफारती जो डिप्लोमेसी करनी है, जो इताद बनाने हैं, जो दोस्त बनाने हैं, ये बहुत थोड़ा वक्त है हमारे पास, ये कर लेना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं इसमें ऐड जो है ना खालिद साहब के, एक आपने जो जिक्र किया है उसके अंदर ये कि मुशर्रफ दौर की जो पॉलिसियाँ चली आ रही हैं, मिसिंग पर्सन वाली, और ये इस किस्म की जो रियासत के अंदर एक रियासत का तस्वुर दे रही हैं, और जो फ़ौज को और जो फ़ौजी इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी आवाम में जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई आपके पास ताकत है, आप आइन की पाबंदी नहीं कर रहे, कानून की पाबंदी नहीं कर रहे, लोगों को इस तरह उठा रहे हो, ठीक है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि कानून की फिर क्या वो साख रहेगी, और कानून की क्या तकद्दुस रहेगा, आप खुद पामाल कर रहे हो। तो ये इसी तरह ये बात जजों के पर भी आएगी। एक भाई रियासत के मुखालिफ एक एक्टिविटी हुई है और आप उसमें जो है ना छूट दे रहे हो, कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, रुकावट बन रहे हो, उसमें रिलैक्सेशन दे रहे हो, तो ये यानी एक तरफ वो आएगा कि आप ज़्यादा सख्ती कर रहे हो, और दूसरी तरफ ये आएगा कि आप ज़्यादा नरमी कर रहे हो। और ये असल में ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जजों की नरमी इदारों को सख्ती करने पे मजबूर करती है। वो एक अलग मसला है। एक और बात बताऊं आपको, ये तो यानी एक जजों की भी मजबूरी है, वकीलों की भी है। ये अंग्रेज़ों ने ये निज़ाम बनाया और हिंदुस्तानियों को नाअहल समझते हुए बनाया। ये बात ज़हन में रखें, हिंदुस्तानियों को नाअहल समझते हुए बनाया। इनको जो है ना सेंस नहीं है कि फ़ैसला कैसे करना है, तो पूरा प्रोसीजर बना के दो इनको, स्टेप 1 2 3 4 5, ये इस प्रोसीजर पर फैसला करना है। इसी वजह से ये सारा प्रोसेस लंबा हो जाता है, डिले है। ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि जो काजी है वो अहल है फैसला करने का, उसके अंदर सेंस है फैसला करने की, वो लीगल सेंस रखता है, वो चीज़ों को पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो दुरुस्त फैसला कर सकता है, प्रोसीजर देने की उसे क्या ज़रूरत है? नहीं खालिद साहब, मैं इसमें थोड़ा सा ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं चूँकि इसको बहुत फॉलो करता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन है ना, उसका एक ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मतलब एक बंदा है ना जो उसने फ़र्ज़ करें चोरी की है किसी गांव के अंदर, अब पुलिस ने पकड़ लिया है, तो इर्द गिर्द के 20 गांव में होने वाली सारी चोरियां उसके ऊपर डाल के जो है ना उसको अदालत में पेश कर देंगे। अब वो प्रूफ नहीं होगा तो वो रिहा हो जाएगा वहाँ से। अब ये जो कॉन्सेप्ट वो बना हुआ है ना, यही चीज़ ऐसे ही है सर जी। मतलब सारी चीज़ों पर ये पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना, ये इस्लाह की ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी तो हम अदलिया की बात कर रहे हैं ना, उधर हम जाएँ ना तो उसका भी कोई तरीका हो सकता है। फ़र्ज़ करें आप एक थानेदार है, ठीक है, वो उसने FIR काटनी है, मुहर्रर जो जिसने भी काटनी होती है, आप जो है ना एक लोगों में से नुमाइंदा ले लें जो उनके साथ जब FIR कटे उसको बुला लें, और वो इंश्योर करे कि ये चीज़ जो है ना पूरा सही वाला जो है ना वो केस बने, वो सारी चोरियाँ उस पर डाल के खाना पूरी ना करें। लोगों को भी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। मैं आपको बताऊं, एक बंदा कत्ल हो गया, अब जिनका मकतूल है उनको गुस्सा बहुत आया, कत्ल एक ने किया, उन्होंने 10 के नाम लिखवा दिए उस गुस्से में, ठीक है, वो उन्होंने 10 के नाम लिखवा दिए। नतीजा क्या नहीं, उन्हें नहीं पता आज क्या होगा,
आगे जाके क्या, अभी वो खुश हो रहे हैं कि 10 पकड़ा दिए, उनमें से एक भी छूटेगा, बाकी सब उसी वो वीक हो उसको मिल जाएगा, जाएगा। शक का फायदा मिल गया सारे। जाहिर है एक वो तो 9 तो वैसे ही पकड़े हैं आपने, वो तो साबित हो जाएगा ये उधर था ही नहीं, तो फिर एक भी गलती हो जाएगा। तो ये झूठ से लोगों को भी बताना चाहिए कि आपका नुकसान होता है, और पुलिस वाले बताते हैं, झूठ सिखाते हैं। वो कहते हैं ये अच्छा जी वाकया ये हुआ था, ये इस पे तो कोई ख़ास नहीं बनता, आप इसे यूं करके करें। अब वो यूं करके करें वो झूठ है। अच्छा खाल साहब, आपने जो बात की थी ना कि वो रियासत मुखालिफ और हुकूमत मुखालिफ, देखिए पिछले, मैं तो ये कहता हूँ कि शुरू से ही हमारा आइन एक मजाक बना था, आइन को तोड़ देना, तो ये भी तो एक हाई ट्रीजन। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि पिछले 20 सालों में हमने देखा कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, बहुत से ऐसे हुए, यहाँ पे तो आके अटैक करके इस तरीके से कि यहाँ पे कोई किसी की इज्जत जान उस तरीके से महफूज नहीं थी। तीसरा ये था कि गवर्नमेंट के अपने अंदर वो जो हम कहते हैं रोग एलिमेंट, उसने यहाँ तक कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की जालियों के ऊपर जो है वो शलवारें लटकी हुई हैं, आपका स्ट्रेट चैनल जो है उसको जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है और दिन दिहाड़े उसको लाइव ट्रांसमिशन में दिखाया जा रहा है। तो क्या मतलब जब तक उनको इबरत का निशान ना बनाया जाए या उन गलतियों पे मतलब हाई ट्रीजन की बतौर इदारा या बतौर अफराद जिन्होंने भी ये काम किया, अगर इदारा नहीं किया तो अफराद, उनसे लाताल्लुकी का इज़हार ना किया जाए कि उन्होंने ये गलत किया, अगर आइन को तोड़ा या इमरजेंसी लगाई, और इस तरह के जितने एलिमेंट्स हैं अभी भी अगर वो उसके अंदर हैं, तो उसको जब तक आप एक निशाने, अभी जैसे पाकिस्तान ने जवाब दिया इंडिया को, पता चला है कि एक सॉवरेन स्टेट का जवाब है, तो उन चीज़ों का जवाब ना दिया जाए तब तक एक ट्रेंड सेट नहीं होता। सिर्फ जवाब देना ठीक है, देखें गलती का इतराफ़ भी ठीक है, हाँ गलती की, लेकिन ये बहरहाल जो सोचने वालों की बात है, हो सकता है इतराफ़ करने में कोई मसला हो, हम नहीं जानते। वो होती है ना, कबीले की इज़्ज़त भी होती है। असल में ये समझें, ये 25 साल गुजरे हैं इस चक्कर में। अब परवेज़ मुशर्रफ ने सबसे पहले जो करगल चढ़ गया, कहा यही जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर चढ़ गया, तो ठीक है, एक मतलब बदमाशी ही है ना। उसके बाद जनाब वहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ जो मार्शल लॉ पे मुंतज हुआ। उस मार्शल लॉ को दुनिया ने कबूल नहीं किया, तो अचानक 9/11 के नतीजे में आपने अपने लिए एक जवाब पैदा कर लिया, आपको रिकग्निशन मिल गई, और बदले में आपने खिदमात सर अंजाम देना तय कर लिया। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, इसमें कोई आइन को नहीं देखा जा रहा, कानून को नहीं देखा जा रहा, उसूल को नहीं देखा जा रहा, अखलाक को नहीं देखा जा रहा, ज़ाब्ते को नहीं देखा जा रहा, सब मफाद के तहत हो रहा है। अब देखें, मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको अगर आप मेरे सबऑर्डिनेट हैं तो ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि आप भी गैर कानूनी काम करें। इवन मेरा ड्राइवर है ना, तो वो भी, उसको भी मैं जवाब दे रहा हूँ, उसके सामने अगर कोई मैं गलत काम कर रहा हूँ कि वो पेट्रोल में चोरी कर ले, ठीक है ना, वो मेरे एक्शन देख के वो भी करेगा, साहब करते हैं तो मैं क्यों ना करूँ। जो भी आपको देखेगा जो आपसे नीचे है, वो उसके लिए एक जवाब बन जाएगा। यही ट्रेंड बन गया, ये मारूफ हकीकत बन गई, खाओ पियो मौज मेला मस्ती करो। तो वो जजीरे ऐसे ही तो नहीं बन गए, कहा जाता है, जो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन बातें चली हैं। ये मलिक रियाज साहब को जो खुली छुट्टी मिली तो क्या था, वो तो एक ये समझ लें ना कि सबका खूंटा था, इस पूरे एलिमेंट का वो एक खूंटा था, जहाँ आके हर शय पाक साफ होती थी, या ये कि वहाँ से जाके आगे वो क्या है, टायलों को हर इदारे में ट्रेंड टायर लगते थे फाइलों को, ठीक है। तो ये नहीं, खाना पीना, आपको खाना पीना नहीं आता तो आप क्या करने आए हैं यहाँ पे। तो ये लूट खसूट प्रोग्राम चल रहा था। इसी में आगे जाके जो खदशात लोगों ने बयान किए वो ये कि भाई कश्मीर भी बिक गया था, एटम भी बिक जाता, ठीक है, बाकी तो कौम को तो बेचा ही जा रहा था ना 20 सालों से। तो उसी जब यहाँ पे बात पहुँची तो कुछ लोगों को अब अंदाज़ा हुआ यार ये तो मुल्क ही जाएगा, अब तो क्या, उसके आगे क्या रह जाएगा। यहाँ से अल्लाह ताला ने एक जो है ना वो इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स किया है। तो हम ये चाहते हैं असल में कि वो फिर पूरी तरह इस्लाह हो जाए। इसे छोड़ें, कोई सज़ा पाता है या बचता है उसे छोड़ दें, लेकिन कम अज़ कम ये पता हमें इत्तेफाक होना चाहिए यार कि रूल ऑफ लॉ जो है ना, इसमें इससे करप्शन ख़त्म होगी, और ये ऊपर की सतह पे पहले होगा तो ख़त्म होगी। लिहाजा एक आम आदमी को अगर आप छोड़ भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन अगर कोई हाई रैंक अफसर करता है, जो आला जुडिशरी में से कोई करता है, उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। ये फिर नीचे भी उसका असरात जाएंगे। तो वहाँ पे तो बिल्कुल जो है ना वो शफाफियत होनी चाहिए, और उनके यहाँ कोई वो दो नहीं होने चाहिए मामले। तो इसमें जो मेहताब भाई कह रहे थे ना कि इदारा अगर ये काम करता है कि ये जो इस तरह मिसिंग पर्सनस वाला काम है ये ख़त्म करना चाहिए।
अच्छा, एक चीज़ असल में देखें, हम तो इस में सफ़र किया है ना, हमारे कई अजीज़ व अकारिब भी मतलब इस चक्कर में हुआ। एक मसला दूसरा भी है। दूसरा मसला यह है कि भाई जो लोग, फ़ौज बेसिकली इस इंसर्जेंसी के लिए तो बनी नहीं होती, ये बहुत अहम मसला है। सही है। इसके लिए तो पुलिस है, सिविल इदारे हैं, उनका काम है ये। पहले वक्तों में कहा यही जाता है कि फ़ौज ने किसी इदारे को काबिल बनने नहीं दिया कि हर जगह हमारी ज़रूरत रहे, ताकि वो जो भी मामला है, तो ये इदारे हमारे इतने मुस्तहकम नहीं हुए कि वो इस तरह की चीज़ों को साथ डील कर सकें। अब जहाँ तक तरबियत का मामला होता है, दोनों इदारों की तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिन्होंने पब्लिक से डीलिंग करनी है उनको आप सिखाते हैं सिविलाइजेशन, तरीका, सलीका, अखलाक, आदाब, प्रोटोकॉल, भाई इस तरह बात करनी है वगैरह वगैरह। जिसने जाके सरहद पे लड़ना है उसे तो वहशी नज़र आना चाहिए, उसके अंदर एग्रेशन होनी चाहिए, उसका गुस्सा, रोब, वो जो है ना तकब्बुर। ज़ाहिर जंग में तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ना भी हो तो उस इलाके में रह के हो जाते तो उसके बोलने का तरीका वो होना चाहिए जिसके अंदर मतलब वो रूडनेस हो, ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है और होना चाहिए। इसके बगैर तो वो दुश्मन से क्या लड़ेगा। उसको जब आप लाके अपने किसी इलाके में जो है ना वो ड्यूटी दे देते हैं ना, तो वो उसकी तो ट्रेनिंग ही दुश्मन के इलाके वाली है, तो वो फिर अपने लोगों के साथ भी उसी तरह बात करता है। ये जो वो मुतकब्बिराना गुफ्तगू है, बॉडी लैंग्वेज है हार्श, ये वो शय है कि जो फिर लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करती है। तो असल में तो ये होना नहीं चाहिए कि आप फ़ौज को डिप्लॉय करें किसी ऐसी एक्टिविटी में, लेकिन हम कैपेबल ही नहीं है, हमारा कुछ इनसफिशेंट है हमारे इदारे कि वो ये एक्टिविटी कर सकें। अब जाके क्या कहते हैं, बलूचिस्तान में कौन लड़ेगा? नहीं, उनको जब डाला जाता है तो फिर वो काम करते हैं। अच्छा, उनको अगर आप बना दें सिविलाइज्ड कि भाई नहीं ये काम नहीं करना, तो फिर कल बॉर्डर पे जाके भी तो जनाब उसी तरह नरम मजाजी से गुफ्तगू करेंगे, तो वो चीज़ दरकार नहीं है। तो ये सामने रखते हुए हमें अब इस्लाह की तरफ जाना है ना, तो ये सारी चीज़ें करनी, बाकी जो हमारे महकमे हैं उनको भी उनकी भी जो है ना वो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको भी आगे बढ़ाना है और उनकी इस्तेदाद में इजाफा करना है, ये ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये हमारी फ़ौज इसी तरह यानी वो कभी अंदर की तरफ दौड़ो तो कभी माज की तरफ दौड़ो, थक जाएगी। बस रूल ऑफ लॉ जो है वो इदारों के अंदर भी जब आएगा तो फिर अफराद इसको ज़ाहिर बात है उसको मतलब एक अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी असल में एक चीज़ तो थोड़ी नज़र जो क्रेडिट देना चाहिए वो ये है ना। अब आप देखें कि हमारे वो परवीन मुशर्रफ के दौर में कैसे वो जो है ना ढीली डाली बातें, वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी मसलियत और वो खौफ के साथ कोई बात करना, ठीक है। अब उसके मुकाबले में ये जो है ना, अब कम अज़ कम वो जो भी हमारे कोई बंदा मुकर्रर किया गया है बात तो करता है ना। अभी नहीं, पहले हमास के मसले पर भी बड़ी खुल के बात हुई थी, ये दूसरी मरतबा, उसको भी सारे अरबों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। इसी तरह आप अगर देखें तो पूरे दुनिया में ना इस वक्त हमारी जो सफारत खानों ने बेहतरीन काम किया है, तो इसका मतलब पीछे से कुछ ना कुछ काम तो हुआ है। पहले तो लगता ही नहीं था दुनिया में हमारा कोई सफारत खाना है भी कि नहीं है, काम नहीं था, अब वो काम करते हैं। फिर पार्लियामेंट का ये रोल जो पार्लियामेंटी वो कमेटी बनी है जिसने विजिट किए हैं, तो उसका भी बड़ा कोई वो लोग जो पहले से थे और सुस्त और ढीले थे उनके अंदर भी एक जोश और जज्बा नज़र आता है। अब जो कल की जो अपने वो जिक्र भी किया है याद सादिक साहब ने जो वो कमेंट्स किए हैं उसके ऊपर, जो एक पार्लियामेंटेरियन जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये रियासत नहीं है भाई, इसे रियासत नहीं कहो। ये बातें ईरानी मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया है। तो मतलब आप एक यूं जब आप एक्ट करते हो तो कौम के अंदर भी एक एतमाद पैदा होता है, मोरल बूस्टिंग होती है, जज्बा पैदा होते हैं। तो ये इस चीज़ के असरात आप हर तरफ देखेंगे, आप मरी हुई क्रिकेट टीम में भी देखेंगे। बस होता है ना जब ऊपर ही सारे जनाब वो जो है ना वो भी फिक्सिंग शुरू कर देते हैं। ये इसलिए ऊपर के लेवल पे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह हमारी ये डिस्कशन अभी चल रही है और मज़ीद हालात के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे, मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी और पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के को दरपेश चैलेंजेस क्या बनते चले जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम में फिर मुझे मेहताब भाई को खालिद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।